आई वॉजंट रेडी टू टेल माई ट्रूथ ऑन कैमरा। और मुझे नहीं पता था कि मेरा मुस्तकबिल आगे किस तरीके से जाएगा, मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, मैंने मुल्क छोड़ के जाना है कि नहीं जाना। और 2020 से पहले तक तो, पेंडेमिक से पहले तक तो मैं यही सोच रही थी कि बस मैं 2 साल के लिए पाकिस्तान में और मौजूद हूँ। इसके बाद मैंने निकल जाना है। मुझे पता है पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। क्या हुआ जब मैंने बता दिया कि हाँ यार वाकई में लड़का नहीं हूँ, खुश रहा हूँ, तो क्या हुआ? तो मुझे सर पे बिठा के मेरे ऊपर गुलाब की पत्तियां बरसाई गई। आपको भी क्लोजर मिलना जरूरी है। मुइज अब नहीं रहा, नहीं रहा। मुझे भी क्लोजर मिलना जरूरी है कि मुझे अब आपके आगे और मोइज होने की एक्टिंग नहीं करनी। ग्रुप्स बने हुए हैं इनके, जो कि सिर्फ देर आर अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया राइट नाउ जिनका काम ही सिर्फ एंटी महरब कंटेंट है। आप लड़के हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, आपको पता है बॉयज कॉलेजेस में क्या होता है। इस पूरी कन्वर्सेशन के बाद मुझे लगता है कि ये हस्ब हाल है कि उसका आखिरी सवाल मैं आपसे अभी करूं। वो ये है कि आर यू एट पीस विद इन योरसेल्फ? लेट महरब कम आउट, बिकॉज चीती बंदी है, मजे किया। खुशामदीद, आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने जहमत दी है डॉक्टर महरब मुइज़ अवान साहिबा को। इससे पहले कि तारुफ कराया जाए मौजू का, मैं चाहता हूं कि उन्हें वेलकम करूं। खुशामदीद महरब साहिबा। आदाब आदाब जी, बहुत शुक्रिया आपका। और एक निहायत खूबसूरत सर्दियों वाला बर्फीला मौसम हो रहा है इस वक्त एबटाबाद में। आई विश यू वर हियर और हम लोग ये इन पर्सन रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि लिटरली 5-10 मिनट में या 1-2 घंटे में बर्फबारी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे और हमारी विंटर्स जी। की ये पहली स्नोफॉल होगी। चलें, खुदा आपके लिए मुबारक करे। आज नाजरीन के लिए और आपके लिए भी आज हम ये कोशिश करेंगे कि इस पर बात कर सकें। और जैसा मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था पर्सनली, कि आपने एक रिसेंटली एक इंटरव्यू किया था एक एबटाबाद के साइकोलॉजिस्ट के साथ। मैं उनका नाम नहीं याद कर सका, लेकिन यकीनन डॉक्टर मैं। उसामा काजरी। थैंक यू सो मच, ये ज़रूरी है कि उनको एक क्रेडिट जाए। और उस इंटरव्यू के आखिर में आपने बहुत खूबसूरत बात की थी कि हम ट्रांसजेंडर्स की हमारे माशरे में या जनरली भी उनके दिमागी जो मसाइल पैदा हो जाते हैं या जो माशरे में प्लाइट उनकी होती है उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे जो दूसरी इफेक्टेड पार्टीज होती हैं, उनके घर वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उन पे अचानक एक खबर आती है कि जिसके लिए वो शायद तैयार नहीं होते, और हमारा माशरा भी उस तरह तैयार नहीं है। तो हम चीज़ों को उस लेंस से देखें। मुझे लगता है कि ये एक जुमला इतना अहम है कि इस पर एक मुकम्मल कन्वर्सेशन हो सकती है कि इस मामले को हम डीकंस्ट्रक्ट कर सकें। अगर आप इजाज़त दे तो हम इसको शुरू करते जी बिल्कुल। आई थिंक एक मसला, एक बहुत बड़ा बुनियादी मसला वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म का यही है कि वो तमाम तर ऑपरेशन को जब लोकेट करता है, तलाश करता है, तो वो एक फर्द की तशख़ुस के अंदर या एक फर्द के जिस्म के अंदर उस तशद्दुद को कहीं पर तलाश करता है। वो ये बात नहीं समझ सकता कि कम्युनल सोसाइटीज के अंदर, इंक्लूडिंग वेस्टर्न सोसाइटीज इटसेल्फ, एक इंसान का जो तशख़ुस है वो सिर्फ अपने तक महदूद नहीं है। उसमें उसके चाहने वाले, उसके अजीज़ व अकारिब, उसके घर बार वाले, ये तमाम अफराद उसके अंदर शामिल हैं। तो तशद्दुद सिर्फ एक फर्द के ऊपर नहीं होता, तशद्दुद बाकी अफराद के ऊपर भी होता है। एक इंसान के ट्रांसजेंडर होने का, और जिन अफराद के ऊपर हो रहा होता है, कहीं ना कहीं वो खुद भी उस तशद्दुद में मुलविस हो सकते हैं। वो उस तशद्दुद के अंदर उनका अपना भी एक हाथ हो सकता है। बट दैट स्टिल डज नॉट अनडू द फैक्ट कि दे आर ऑल्सो विक्टिम्स इन द स्टोरी। कहीं ना कहीं पे वो माँ बाप, वो बहन भाई, वो दोस्त यार, वो अजीज व अकारिब। तो एक ऐसा एक समा पैदा करना जहां पे हर किसी के दर्द का मदावा हो, जहां हर किसी के दुख की सुनवाई हो, मेरे ख्याल से ये एक सबसे ज्यादा होलिस्टिक और अफेक्टिव तरीका कार होता है किसी भी ट्रांसजेंडर इंसान की एक्सेप्टेंस के रास्ते के अंदर, कि हर किसी के दर्द का मदावा हो सके। जाहिर है उस इंसान का, उस फर्द का सबसे पहले हो, कि गुजरी उसके ऊपर है, जख्मी वो है हमारे पास। लेकिन उसके आसपास जो बाकी अफराद हैं, उनकी भी बेशतर तकालीफ होंगी, उनको भी सुना जाए, उनको भी एड्रेस किया जाए। हैं। मैं चाहता था कि हम किसी और सवाल से शुरू करें, लेकिन आपने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की और वो मेरा डाउन द रोड एक सवाल था, क्योंकि आपने वो बात की, कंटिन्यूटी में आ जाएगा। अ, वो इस तरह कुछ ये था कि आपको ये महसूस नहीं होता, या कम से कम हमें ये महसूस होता है कि अब दुनिया को देखते हुए, खासतौर पे वेस्ट के इन्फ्लुएंस के बाद, सोशल इन्फ्लुएंस के बाद, हर चीज अस वर्सेस देम है। यस। हम टोटेलिटी में नहीं देखते जो आपने कहा। मैं चाहता हूँ कि इस पर आप जरा इसको अगर आप किस तरह डीकंस्ट्रक्ट करेंगी करेंगी मुआशरे के सेंस में, और खासतौर पे जो वेस्ट की एक सोशल बर्तरी आ रही है ईस्ट में, उसको उसके लेंस से। देखिए, इसमें एक एकेडमिक डिस्टिंक्शन आती है सबसे पहले तो। एक उससे शुरुआत करते हैं। उसको मैं अपना एक रेफरेंस पॉइंट बनाऊंगी और उससे फिर मैं इस मामले को एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी। वो एकेडमिक डिस्टिंक्शन है बिटवीन द टू टर्म्स ऑफ डी कॉलोनाइजेशन एंड पोस्ट कॉलोनाइजेशन और पोस्ट कॉलोनियलिज्म। डीकॉलोनाइजेशन का अमल, अगर हम उसमें फैनॉन की किताब रेचर्ड ऑफ द अर्थ की तरफ जाएं, तो वो वाज़े तौर पे बता देती है कि डीकॉलोनाइजेशन का अमल हमेशा एक खूनखार अमल होगा, एक वायलेंट अमल होगा।
क्योंकि उसमें आपने जो पावर डिस्प्लेस होके कंसंट्रेट कर दी गई है किसी और के हाथ में, अब आपने उसको लेना है वापस, और ताकत तो कोई भी प्यार से नहीं देता। अगर गेम ऑफ थ्रोन्स यहाँ पे कुछ लोगों ने देखा हुआ है, वो उसके फैंस हैं, तो उनको याद होगा कुछ सेकंड लास्ट सीजन था कि लास्ट सीजन था जब डेनेरीज टारगैरियन बैठी हुई है और सामने उनकी लेडी ओलेना टायरेल है। डेनेरीज टारगैरियन एक यंग क्वीन है, लेडी ओलेना टायरेल एक बुजुर्ग खातून है जिन्होंने बेशतर वुजरा, बादशाह, मलकाएं आती जाती देखी हैं। और डेनेरीज टारगेरियन एक बड़ी अच्छी सी धीमी सी प्यारी खूबसूरत सी बात करती हैं अपने मुशीर से सुनने के बाद, कि मैं जो हूं जंग नहीं करना चाहती, मैं फलां शहर के ऊपर किसी भी किस्म की जंग नहीं इम्पोज करना चाहती। तो जिसके जवाब में ये बुजुर्ग खातून उसे कहती है, तो देन हाउ डू यू प्लान ऑन टेकिंग द थ्रोन? बाय आस्किंग नाइसली। और ये एक मेरे ख्याल से एक बड़े मजे की एक मोमेंट है जो कैप्चर करती है उस पूरे अमल को, कि ताकत अगर आपसे ले ली गई है, ताकत अगर आपसे छीन ली गई है और किसी और के हाथ में कॉन्सेंट्रेट कर दी गई है, और ये जो पूरा प्रोसेस था पावर की कंसंट्रेशन का, ये एक वायलेंट अमल था, इसमें आपकी कल्चरल डेथ भी हुई है, आपकी ईगो डेथ भी हुई है, आपकी रिसोर्सेज भी चोरी की गई हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग कॉलोनाइजेशन में जिक्र नहीं करते, एपिस्टीमिक डेथ। आपकी सोच का और फिक्र का तरीका कार, आपकी सोच का और फिक्र का दायरा कार, कि आप लोग सोच कंस्ट्रक्ट कैसे करते थे, इन चीजों की अमवात हुई है। तो अब आप जब वापस जाएंगे और आप वो चीजें, अपनी ताकत को वापस बहाल करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें खून खराबा तो होगा। पोस्ट कॉलोनाइजेशन ऑन द अदर हैंड मिलती जुलती फिलॉसफी है, मगर वो ये कहती है कॉलोनाइजेशन आई है, ये कभी भी कंप्लीटली अनडू नहीं हो सकती, कंप्लीटली अनडू हो ही नहीं सकती। आप डीकॉलोनाइजेशन के अंदर जो मेथड्स उठा के, जो तरीकेकार उठा के, जो बंदूकें उठा के अपने कॉलोनिस्ट के ऊपर, अपने कॉलोनाइजर के ऊपर वॉर वेज करेंगे, वो भी उसी के तैयार करता होंगे। सो अगर इस ही वाले फिनोमेना को, कि क्या हम कंप्लीटली कभी डीकॉलोनाइज कर सकते हैं, या क्या हमें कलोनियल मेथोडोलॉजी या कलोनियलिज्म की वजह से पैदा किए हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके ही अपनी साख्त को दोबारा बहाल करना है, अगर हम इसी वाले आइडिया के ऊपर चले तो हम इस वाले फिनोमेना को ग्लोबलाइजेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वेस्ट का बेसिकली मसला है। जब भी हम वेस्ट की बात करते हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, राइट? ग्लोबलाइजेशन इज द न्यू कॉलोनाइजेशन। अब आप कैसे करेंगे? हाउ आर यू गोइंग टू डी ग्लोबलाइज? हम कैसे डी ग्लोबलाइज करें? क्या डी ग्लोबलाइज करने के लिए आप ग्लोबल मेथोडोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे? पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम फार राइट के इस्लामिक कमेंटेटर्स हों, या मेरी तरह के इंडिजिनस राइट्स वाले डी कलोनियल कमेंटेटर्स हों, हम भी जो जबान और गुफ्तार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो कलोनियल लैंग्वेज नहीं है? क्या वो कलोनियल इस्तारात नहीं है? क्या वो अंग्रेजी मीडियम के अंदर और अंग्रेजी के अंदर तैयार की गई कुतब या सोच वगैरह नहीं है जिसको फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें? सो वेयर डू वी गो? एंड इस तजाद के बीच में, इस डायलेक्टिकल टेंशन के बीच में, कि क्या ये है मुकम्मल एनाइलेशन, कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द सिस्टम टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और ग्रेजुअल एवोल्यूशन, रिकॉग्नाइजिंग दैट द सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्लेस, ये सिस्टम अब आ चुका है, और हमने इसकी ईथोस को और इसकी फिलॉसफी को और इसके मैकेनिज्म को इस तरीके से चेंज करना होगा कि वो जस्टिस जो कि पिछले सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं थी, वो जस्टिस इस सिस्टम के अंदर आ सके। इसके बीच में हमें कहीं ना कहीं खुद को तलाश करना पड़ेगा। तो मैं इस चीज को इस तरीके से देखती हूँ कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब हमारी बहुत सी स्ट्रगल्स का जो ओरिजिन है वो एक डी कलोनियल ओरिजिन था। हैविंग सेड दैट, अब हमारी स्ट्रगल्स किसी हद तक ग्लोबलाइज भी हो चुकी हैं। हम, अगर हमारी शुरुआत ख्वाजा सराओं के इस्तेसाल की बरतानवी साम्राज्य के लगाए गए कवानीन से हुई थी, तो हम इस वाली बात से भी मुनकर नहीं हो सकते कि 1980 और 1990 की दिहाई के बाद एक ग्लोबल LGBTQIA+ फ्रेमवर्क के तहत ट्रांसजेंडर राइट्स और जेंडर नॉन बाइनरी पर्सन की राइट्स का जिक्र हो रहा है। तो आपने ये फ्रेमवर्क चूज करना है कि आपने वो फ्रेमवर्क चूज करना है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट चैलेंज। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ट्रू लिबरेशन करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से पॉसिबल है, आप उसको प्रायोरिटाइज करें, आप लोकल पॉपुलेशन को प्रायोरिटाइज करें। ग्लोबल पॉपुलेशन एंड ग्लोबल सॉलिडारिटी कम्स सेकंड और कम्स थर्ड। सो इन समरी, इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड आंसर दैट आई गेव टू यू, मेरा इसके अंदर तरीका कार ये है कि हाउ आई गो अबाउट इट इज कि फिर मैं प्रायोरिटाइजेशन कर देती हूँ। इंस्टेड ऑफ चूजिंग बिटवीन 1 and 2, आई प्रायोरिटाइज देम, कि मुझे पता है ये भी बात सच है और मुझे पता है कि ये बात भी हक है, ये दोनों बातें हकीकतें हैं। आई एम गोइंग टू प्रायोरिटाइज। सो इन माई प्रायोरिटी मैट्रिक्स, वेस्ट को सामने रखते हुए, ग्लोबल LGBTQIA फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए, और हमारी इंडिजिनस स्ट्रगल और हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट सामने रखते हुए, मैं ये समझती हूँ कि नंबर 1 पे आएगा हमारे पास डीकॉलोनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग, एम्पावरिंग इंडिजिनस पर्सन्स एंड इंडिजिनस कॉन्टेक्स्ट, और नंबर 2 पे हमारे पास ग्लोबल सॉलिडारिटी आएगी। दैट इज हाउ आई नेविगेट द टेंशन।
मैं इस सवाल को ना थोड़ा सा आम फहम करता हूँ। मैं चाह रहा था कि हम इसको यहाँ से उठाएं कि जब हम अस वर्सेस देम की बात करते हैं, तो जो आपने शुरू में बात की थी कि अगर कोई कोई भी, अगर हम ट्रांसजेंडर्स की बात ना भी करें फॉर दैट मैटर, किसी भी आइडिया की बात करें, हम उस अच्छाई को या बुराई को, स्प्लाइट को या ब्लेसिंग को मुआशरे से अलग करके हमें वेस्ट ने दिखाया कि उसको अस वर्सेस देम करके देखना है। अगर ट्रांसजेंडर्स के साथ कुछ हो रहा है तो पूरा मुआशरा बुरा है और वो अच्छे हैं। वो हम उसको जिस तरह जहां से बात उठाई थी कि दूसरों की तरफ भी देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस पर आप कमेंट कीजिए कि ये जो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर अस वर्सेस देम की हम्म। मेंटेलिटी है, इसको आप किस तरह देखती हैं? निहायत बेवकूफाना मेंटेलिटी है ये। मैं मुझे तो समझ ही इसकी नहीं आती। ये मुझे, और मैं अपनी कोई तारीफ यहाँ पे नहीं कर रही कि मैं कोई बहुत एक ज़हीन इंसान हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि इट्स वेरी मच लाइक कि आप एक बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर के अंदर विंडोज 95 चलाने की कोशिश करें, कि एक निहायत ही रिडक्टिव किस्म की ब्लैक एंड वाइट स्प्लिट थिंकिंग, जीरो वर्सेस वन करके बाइनरीज के अंदर चीजों को देखना, बिल्कुल इस तरीके से हिसाब नहीं चलता। इसके बरक्स में आपको एक और थ्योरी पेश करती हूँ, उसको सिस्टम्स थिंकिंग कहा जाता है या सिस्टम्स थ्योरी कहा जाता है, जो कि 1950s में इंजीनियरिंग के अंदर आई थी, उसके बाद 1980s में मेरे ख्याल से मैनेजमेंट के अंदर आई, और अब इसको हर जगह अप्लाई किया जाता है। और सिस्टम्स थिंकिंग का बेसिकली ये मानना होता है कि कोई भी चीज एक सीधी लाइन में नहीं चलती, वो ए टू बी हमारे पास नहीं जाता, वो एक साइकिल होता है। उसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट पुर्जे और मल्टीपल डिफरेंट कॉग्स होते हैं। और जो इंसान ये कहता है कि मैं तब्दीली लाना चाह रहा हूं, या जो इंसान किसी किस्म की भी तब्दीली लाना चाहेगा या सिस्टम तब्दीली लाना चाहेगा, तो वो सिस्टम के अंदर ही मौजूद होगा। वो एक रेवोल्यूशनरी नहीं हो सकता। और अगर वो रेवोल्यूशन लाने के लिए भी आता है तो वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। If you are wanting to change the system, you are going to be part of the system. So there is no them and there is no us, because us and them are both part of the same system. आपकी जो अस की आइडेंटिटी है, हम, वो डिफाइंड है इन ऑपोजिशन टू देम। आपने किसी दूसरे को जब अदर डिक्लेयर किया, किसी दूसरे को आपने ब्लैक डिक्लेयर किया, तो आपने उस ब्लैक की ऑपोजिशन में खुद को वाइट कहा। ये कोई इंडिपेंडेंट डेफिनेशन नहीं थी। आपकी हकीकत और दूसरे की हकीकत एक दूसरे के वजूद और एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के ऊपर मबनी है। अगर अस नहीं होगा तो देम क्या होगा, और देम नहीं होगा तो अस क्या होगा। और यही बुनियादी कोर कॉन्सेप्ट है क्वेयर थ्योरी का भी, जो कहती है कि हम लोग ना अदर क्रिएट करते हैं, OTHER वाला अदर, और वो अदर को कैपिटल O के साथ लिखते हैं। उस थ्योरी के अंदर बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, अस वर्सेस देम वाला ही कॉन्सेप्ट है। कभी कभार आप अस नहीं बनाते, कभी कभार आपके पास अपनी एक बाहमी आइडेंटिटी नहीं होती जिसके ऊपर आप लोगों को कंसोलिडेट कर सको, हाँ, लेकिन आपके पास एलियनेटिंग आइडेंटिटी जरूर होती है कि जी वो वाला बंदा काफिर है, वो वाला बंदा बुरा है। इब्न इंशा की उर्दू की आखिरी किताब जो थी, उसके अंदर अगर आपको याद हो तो वो एक चैप्टर आता है बड़ा फनी सा शेप्स के ऊपर। उसमें एक दायरे का था, उस दायरे के अंदर उस जमाने में 1960 में उन्होंने कार्टून डाला था कि एक मौलवी साहब खड़े हुए हैं और एक दायरा है, और नीचे लिखा हुआ है कि ये एक दायरा है, एक दायरा इस्लाम का भी है, पहले लोगों को इसमें दाखिल किया जाता था, अब इसमें से लोगों को खारिज किया जाता है। तो कभी कभार ये भी तरीका होता है कि आप अस वर्सेस देम की आइडेंटिटी यूं क्रिएट करते हो कि आप अस का जो कोर डिफाइनिंग फीचर है वो आप नहीं बता सकते। आप ये नहीं बता सकते कि आपकी बाहमी मुश्तरका शनाख्त क्या है जो आपको आप बनाती है। हाँ, अलबत्ता पराया कौन है, गैर कौन है, आप उसके डिफरेंट पैरामीटर्स बनाते जाते हो कि जी ये भी पराया, ये भी पराया, तो आप एक अदर का आइडिया क्रिएट करते हो। सो मैं अस वर्सेस देम को अगर क्वेयर थ्योरी के हिसाब से देखूं तो मैं अदर के कॉन्सेप्ट से देखूंगी कि हम लोग अदर को कैसे क्रिएट करते हैं। अब अगर विद इन द ट्रांस मूवमेंट अगर हम लोग आए, विद इन द ख्वाजा सराम मूवमेंट अगर हम लोग आए, तो ये क्या करता है कि ये ना एक एक विक्टिम और एक ऑप्रेसर की स्टोरी क्रिएट करता है। एक सोसाइटी है जो कि बहुत बड़ी ऑप्रेसर है, और एक विक्टिम है जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन है। और मैं बारहा ये वाली बात कहूंगी कि ट्रांसजेंडर पर्सन के ऑपरेशन में ही माशरे का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर माशरे का जो हाथ ख्वाजा सराफ फर्द के ऑपरेशन में है, वही वाला माशरे का हाथ औरत के ऑपरेशन में भी इस्तेमाल होता है और मर्द के ऑपरेशन में भी इस्तेमाल होता है। और मैं हरगिज हरगिज इस पॉइंट के साथ स्टैंड नहीं करूंगी कि मैस्कुलिनिटी 100% एम्पावरिंग है और मैस्कुलिनिटी की वजह से मर्दों का ऑपरेशन नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा झूठ है और ये एक बहुत बड़ी मिसरिप्रेजेंटेशन और मिसकोटिंग है फेमिनिस्ट थ्योरी की। फेमिनिस्ट थ्योरी हरगिज ये वाली बात नहीं कहती कि मैस्कुलिनिटी इज ऑल एम्पावरिंग एंड फेमिनिनिटी इज ऑल डिसएम्पावरिंग। हरगिज ये वाली बात नहीं कहती। वो सिंपली ये वाली बात कहती है कि जेंडर की तरह के सब्जेक्टिव कॉन्स्ट्रक्ट्स हर मुआशरा बनाता है और अपने लोगों पे कंट्रोल की खातिर लागू करता है। और जब वो लोगों पे कंट्रोल करता है टू मेक पीपल अबाइड बाय योर सिस्टम, टू मेक पीपल ओबे योर सिस्टम, कहीं ना कहीं पे रिवॉर्ड भी तो मिलेगा ना।
मर्दों को मर्दानगी का रिवॉर्ड मिलता है किसी ना किसी फॉर्म में, औरतों को जनानगी का रिवॉर्ड मिलता है, और मैं ये कहना चाहूंगी ख्वाजा सराओं को खुसरानगी का भी रिवॉर्ड मिलता है। बहुत से ख्वाजा सराओं को, ख्वाजा सराइयत का भी तो एक सिस्टम बनाया हुआ है ना हमारे माशरे ने, प्री कलोनियल टाइम से हमारे पास चला आ रहा है कि रिप्रोडक्टिव लेबर आपने नहीं करना। रिप्रोडक्टिव लेबर के लिए हेट्रोसेक्सुअलिटी है, उसके लिए मर्द औरतें हैं, शादी ब्याह का निजाम है जिसमें कास्टिज्म भी है, एजिज्म भी है, पेट्रियार्की भी है, क्लासिज्म भी है, सब कुछ है, मगर वो हमारा सिस्टम है। इसके बरक्स फिर आप लोगों का सिस्टम है वॉलंटरी सेलिबेसी का, जिसमें ख्वाजा सरा लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, जिसमें आप लोगों ने फकीरी लेनी है, पारसाई लेनी है, उसके बदले में आपको जमीनें मिलेंगी, मड़ियां मिलेंगी, जहां पे आप लोग बैठ के अपनी जो भी आप लोग का तरीका कार है रहन सहन का, आप लोग वो कर सकते हो। सो ख्वाजा सरा पर्सन डजंट रियली हैव टू पुट इन वो वाला लेबर टू गेट लैंड दैट अ मैन एंड वुमन डज इन द प्री colonial सिस्टम। इन द मॉडर्न डे सिस्टम, एंड दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू क्लोज माई आंसर, इज वेयर इट ऑल बिकम्स एफ्ड अप। क्योंकि यहां पे तो आके सारे सिस्टम्स डिस्टर्ब हो गए हैं। हेट्रोपेट्रियार्की, आपकी जिस तरीके से शादी ब्याह का निजाम मर्द औरत के बीच में चल रहा था, अब तो वो भी नहीं चल सकता, क्योंकि आपकी जो करंट डे इकोनॉमिक्स है वो इजाजत ही नहीं देती। वो जो शादी ब्याह का मर्दानगी और जनानगी प्रॉपर तरीके से, जिस जिस तरह हमारी किताबों में लिखा हुआ है, जिस तरह हम लोग इसको समझते हैं, वो वाला काम तो अब सिर्फ फ्यूडल लैंडलॉर्ड कर सकते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट कर सकते हैं। बाकी तो लोगों के घर नहीं चल पा रहे अगर बेगम नौकरी ना करे तो। और अगर मियाँ सिर्फ नौकरी करे और बेगम नौकरी ना भी करे, बेगम घर में बैठ के बच्चे भी संभाले, तो भी आप लोगों की मैरिजेस फेल हो रही हैं बहुत बुरे तरीके से। क्यों फेल हो रही हैं? बिकॉज मुश्किल से दो दो मरले के, तीन तीन मरले के मकान है, अंदर तीन तीन बच्चे हैं, चार चार बच्चे हैं, बेगम बेचारी की भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, मियाँ बेचारे की भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उसके ऊपर मर्दानगी का पैसे कमाने का प्रेशर है। सो यू गेट माई पॉइंट। जो सिस्टम ऑपरेशन क्रिएट कर रहा है ख्वाजा सरा के लिए, वो तो सबके लिए क्रिएट कर रहा है, तो इसमें तो अस वर्सेस देम हो ही नहीं सकता। अगर मुझे पिदर सराना कैपिटलिज्म, अगर मुझे पिदर सराना कैपिटलिस्टिक सोच मुतासिर कर रही है, तो वो तो आपको भी कर रही होगी ना फिर, क्योंकि ताज तो आपके सर पे भी नहीं है, खुश तो आप भी अपनी जिंदगी से नहीं है। वो औरत को भी कर रही होगी, क्योंकि औरत भी ऑप्रेस्ड है, औरत भी खुश नहीं हो रही अपनी जिंदगी से। जेंडर के मामले को लेके टेंशन का शिकार तो सब है, कोई भी खुश नहीं है। मौलवियों ने उधर अपने अलग शोर मचाया हुआ है कि हाय 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 हमारा जेंडर खतरे में है। हमने उधर अपना अलग शोर मचाया हुआ है कि हाय हाय हम जेनोसाइड हो रही हैं। हर किसी ने तो शोर मचाया हुआ है। Everybody is unhappy. So the system is clearly not working for everybody except for a minority. So there is no us versus them. That is how I look at it. We are all part of this system and it is oppressing us all in different ways. गो के मौजू कुछ और था, लेकिन आपके वो पहले आर्ग्यूमेंट से ये बात है कि मैं चाहता हूँ कि इस पे एक आखिरी कमेंट आप कीजिए। वो ये कि जब हम वेस्ट की किताबें पढ़ते हैं, उनके आइडियाज को देखते हैं, उनके थिंकर्स को देखते हैं, तो जहां वो बड़ी बातें करते हैं, वहीं इस वाले मामले पे अस वर्सेस देम में वो बहुत बाइनरी थॉट है, जैसा आपने भी कहा। इसको आप वेस्ट के पूरे आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में किस तरह देखती हैं कि एक तरफ तो किसी भी मुआशरे की तरह बहुत लिबरल थिंकिंग है, आगे बढ़ने की बात है, और वहीं पे इतनी बेसिक बात जो शायद आपको या मुझे इस मुआशरे में रहकर समझ आती है, वो वेस्ट में जाके बाइनरी हो जाती है। व्हाट डू यू थिंक कि वहां के थिंकर्स गलती क्या कर रहे हैं इस मामले को समझने के लिए? बहुत बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि वेस्ट एक मोनोलिथ है नहीं। मेरे ख्याल से ईस्टर्न यूरोपियन और जर्मेनिक थिंकर्स जो हैं लेट 1800s के, अर्ली 1900s के, उनकी एक बिल्कुल डिफरेंट सोच थी। आई मीन आप डॉस्टोव्स्की को उठा के देखें और आप एन रैंड को उठा के देखें, जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। सो मोनोलिथिक फिलोसफीज तो हमारे पास नहीं है वेस्ट के अंदर भी। सो व्हाट डू वी कॉल द वेस्ट? हम मगरिब किसे कहते हैं और मशरिक किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये डेफिनेशंस बड़ी इवॉल्विंग है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, मेरे ख्याल से हम जिस चीज को वेस्ट कह रहे हैं, हम इसको मॉडर्निस्ट, कैपिटलिस्टिक, लिबरल, हम इस इन तीन टिंजेस के साथ, इन तीन टोन्स के साथ बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग अगर इसका एक मरगूबा निकालें तो हम लोग इसको आजकल की फहम के अंदर नियो लिबरलिज्म कह देते हैं। और नियो लिबरलिज्म के ही जवाब में फिर आगे से नियो कंजर्वेटिज्म भी है, विच इज ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू इट। तो हाउ, वेयर इज द वेस्ट बेसिकली फेलिंग? आई थिंक द वेस्ट इज बेसिकली फेलिंग बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, क्योंकि वेस्ट हमेशा अपने आप को सीट, सेंटर एंड न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन समझता रहा है। बाकी जो कुछ है वो एक्स्ट्रा है, बाकी जो कुछ है वो मेन कोर्स नहीं है। बाकी चीजों की समझ को उसने अपनी सोच के अंदर सेपरेट हेडिंग के तौर पे किसी ना किसी तरीके से इंक्लूड करना है। जो कोर फिलॉसफी है वो वेस्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन ऑफ इटसेल्फ से ही इमर्ज होकर आ रही है, या
अपनी ऑब्जर्वेशन ऑफ इट सेल्फ इन जक्स्टापोजिशन टू द कॉलोनी, वो इलाका जात जिनको उन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था, जहां पे ऑलरेडी पावर इम्बैलेंस मौजूद था, क्योंकि वहां पे वेस्ट जो था वो कॉलोनाइजर था और जो बाकी इलाका जात थे वो सप्रेस्ड थे। तो उसके साथ तो आप मवाजना करके अपना एक कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन आप बना ही नहीं सकते। केस इन पॉइंट, मैं मिसाल के तौर पे आपको देती हूँ कि जेंडर के ऊपर जितना भी काम होना स्टार्ट हुआ एंथ्रोपोलॉजी के जुमरे के अंदर, वो सारा कॉलोनाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है। फॉर इंस्टेंस मार्गरेट मीड है, एक बहुत बड़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने पापा न्यू गिनी और पैसिफिक आइलैंड्स के अंदर जेंडर के ऊपर जाके लेट 1800s और अर्ली 1900s में बहुत अच्छी रिसर्च की। ये रिसर्च नामुमकिन होती अगर उनके पास वो कश्तियां ना होती, और अगर वो सारे पैसिफिक आइलैंड्स ब्रिटिश मैंडेट के अंदर ना आए होते। तो वो जहां पे रिसर्च करने जा रही थी जेंडर के ऊपर, और बाकी इलाका जात के, आइलैंड्स के बाकी लोगों के जेंडर नॉर्म्स को देख रही थी और उन पे आके फिर कमेंट्री कर रही थी, और उनको बड़े वो कर रहे थे, मुतासिर कर रहे थे उनको वाले सारे जेंडर नॉर्म्स। दे वर मेड पॉसिबल बिकॉज द ब्रिटिश वर प्रेजेंट देयर एज कॉलोनाइजर्स। So she was looking at those gender values in juxtaposition to British gender values, to British Victorian gender norms and British Victorian gender morality. वो एक फेयर कंपैरिजन नहीं था कि वो हम तो ऐसे करते हैं, हमारे बरक्स देखो लोग ऐसे 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 करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो एक नीट एनालिसिस नहीं थी, वो एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस नहीं थी। इट हैज ऑलवेज बिन इन जक्स्टापोजिशन टू वेस्टर्न वैल्यूज। कितनी तरक्की हो गई है दुनिया के अंदर, पोस्ट कलोनियलिटी की बात हो रही है, अमेरिका के अंदर करोड़ों लोग फलस्तीन के लिए एहतजाजों में निकल रहे हैं। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट इसराइल हैव बीन टेकन आउट इन द यूएस। एक अमेजिंग बात है, दुनिया आज यहां पे जा पहुंची है। लेकिन उसके बावजूद आज भी अब्बास, मुझे जब भी अमेरिका के अंदर या वेस्ट के अंदर कोई भी टॉक देनी होती है ना, जो मुझे अक्सर औकात देनी होती है जेंडर के ऊपर, मुझे लगता है कि मैं किसी लकड़ी के तख्ते से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले आधा पौना घंटा उनको पाकिस्तान का और हमारी हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट समझाने में लगता है। उनके लिए अपनी एलजीबीटी आइडेंटिटी और अपनी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी इतनी सुप्रीम है और इतनी प्रोक्सिमल है और इतनी सेंट्रल है और इतनी प्राइमरी है कि एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी ओ वाओ, लेट्स ऑल्सो नाउ टॉक अबाउट दिस, कि ये भी एक तरीका होता है। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ही एक तरीका होता है। अगर हम यही वाला रवैया आपके साथ अपनाएं और अपने आप को सेंट्रलाइज करें, हम इंक्लूसिविटी की बात ना करें, हम बोलें कि जो तरीकत है ख्वाजा सराओं की, यही दर हकीकत ट्रांसजेंडर हकीकत है। बाकी आप लोग जो भी शशका मशका लेकर आए हुए हो, ये तो बाद की एडिशंस हैं। तो बड़ा एतराज होगा उन्हें, उन्हें बड़ा एतराज होगा। हम वो नहीं कर पाएंगे, हमें सबको इंक्लूड करना होगा कि जी ट्रांसजेंडर मैन भी है, ट्रांसजेंडर वुमन भी है, जेंडर नॉन बाइनरी भी है, और ख्वाजा सरा भी है, एंड ख्वाजा सरा, कि जी हम सारे के सारे इकट्ठे। सो यू आइदर प्ले एट दिस आर्टिफिशियल विजुअल लेवल ऑफ मेकिंग a false equivalence between all identities, or you go for them being the supreme and us being a marginal heading. And that is where the issue really arises. So मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं समझती कि there is a global, universal and atemporal। atemporal से मुराद मेरी ये कि एक ऐसी हकीकत जो कि वक्त के तकाजों पे भी पूरी उतरे, माजी में भी वही रहे, आज भी वही है, और कब मुस्तकबिल में वही रहे। तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझती कि देयर इज अ ग्लोबल, यूनिवर्सल, टेम्पोरल, ए टेम्पोरल ट्रांसजेंडर रियलिटी। नॉट एट ऑल। आई थिंक व्हाट ट्रांसजेंडर लुक्स लाइक टुडे इन 2024 is going to be remarkably different from what it looks like in 2080. And it is already remarkably different from what it looked like in 1857 and 1942. It is remarkably different in New York City and in Karachi. ये एक ऐसी शनाख्त है, ये एक ऐसी चीज है जो कि स्पेस के अक्रॉस और टाइम के अक्रॉस अपनी साख्त को तब्दील करती है। तो इसके ऊपर एक ग्लोबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल फ्रेमवर्क थोपना वाइट नियो लिबरल्स की एक डिल्यूजनल फैंटेसी है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द डेथ ऑफ अस ऑल। इट इज नॉट गोइंग टू सेव अस। शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि अब जरा अपने मौजू पर वापस आ लिया जाए, माफ कीजिएगा। मेरा जो जहां से हमने ये बात उठाई थी, मैं चाहता हूँ कि इस पर आप बहुत ही आम फहम अंदाज में, जिसमें हम इमोशंस को भी मद्देनजर रखें, वो ये कि किसी भी चीज को इस तरह देखना कि मेरे साथ अगर बुरा हो रहा है या अच्छा, या बुरा ही समझिए, मेरे साथ अगर कोई मुश्किल है, लेकिन उसमें उस मुश्किल से, जैसे आपने कहा कि वो एक सिस्टम पूरा इफेक्ट हो रहा होता है, फैमिली इफेक्ट हो रही होती है, मुआशरा इफेक्ट हो रहा होता है, उस उस दर्द से, चाहे वो कितने भी डेटम लेवल का हो, वहां से ऊपर उठ के अपने से मुताल्लिक लोगों को वो हीट फील करना कि उन्हें भी हो रही है, ये सुनने में तो बहुत लगता है कि बहुत एथिकल है, बहुत नॉर्मल है, इसी तरह होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं कर पाते। हर किसी को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। उस पूरी हाँ। सिचुएशन में इसको किस तरह
मतलब क्या चीज चाहिए होती है एक इंसान को, या अगर आपने इसको इस तरह देखा तो एक इंसान में वो क्या कीमियाई चीज होती है कि वो किसी भी चीज को इस तरह देख सके? अपनी नजर को आईना बनाने की सलाहियत रखना। ये जानना कि हकीकत एक आईना है। रियलिटी इज रिफ्लेक्टिव। हम हर चीज को आम, अपने अंदर समो के ही समझ सकते हैं। आप जब आईना भी देखते हैं तो आप दो चीजें देख रहे हैं, आप खुद को देख रहे हैं और आप गैर खुद को देख रहे हैं। अभी कंप्यूटर के अंदर आप भी विजिबल है, मैं भी विजिबल हूं, लेकिन आपकी कुछ हदूद है और मेरी कुछ हदूद है। और ये हदूद क्या है? मेरी हदूद, ये मेरी मार्जिन्स है। ये यहां पे महरब खत्म होती है और दीवार स्टार्ट होती है, बैकग्राउंड स्टार्ट होता है। हम अपने आप को जब आईने में भी देख रहे होते हैं, अब्बास जब खुद को आईने में देखता है तो अब्बास को अब्बास नजर आएगा, और जो अब्बास नहीं है वो नजर आएगा। अब्बास अब्बास को देख ही इसलिए पाएगा क्योंकि वहां पे गैर अब्बास भी मौजूद है। और गैर अब्बास उस आईने के अंदर जो आपको अपना अक्स नजर आ रहा है, उसके अंदर वो हर शय, हर चीज, हर खला है जो कि अब्बास नहीं है। तो रियलिटी रिफ्लेक्टिव है। हम जब तक किसी चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते अपने ऊपर, और तो हम उसको समझ ही नहीं सकते। हम, और ये हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। ये कोई अमल नहीं है, ये कोई वर्ब नहीं है जो एक्शन आप लेते हैं एक्टिवली जाके, नहीं, ये चल रहा है। हम हर चीज को अपने पर्सपेक्टिव से, अपने तनाजुर से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसकी एक मिसाल दूं, बड़ा मुझे मजा आया बीच में एक, जब ये एक जमाना आया था हैशटैग यस ऑल मैन वाले फेमिनिज्म का, जिसमें ना सारे मर्दों को पकड़ कर रंदा फेरा गया। तो ये सारे मर्द ऐसे होते हैं, all men are like this, which is a very I would like to say white college girl response। ठीक है, कैथार्टिक रिस्पॉन्स है, सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए। इसमें हकीकत तो किसी किस्म की भी हमारे पास मौजूद नहीं है, अगर गौर किया जाए तो। लेकिन उसके बावजूद इस सोच के अंदर सबने इंडल्ज किया, और इस सोच के अंदर मैंने भी बहुत इंडल्ज किया, मुझे बड़ा मजा आया। और ये मेरे दर्दों की एक, और मेरे दुखों की, और मेरे गमों की एक साइट बन गई, जो यहाँ पे पार्क में झूले झूलने के लिए जाया करते थे। और दिस एलियनेटेड मी क्वाइट अ लॉट फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली। कि मेरे लिए ये भी नहीं किया, मेरे लिए ये भी नहीं किया, सारे ही ऐसे होते हैं, आप लोगों की पेट्रियार्कल वैल्यूज की वजह से, आप लोगों की जेंडर की इसकी वजह से, आप लोग मेरे ऊपर वही हो रहे हैं। मैंने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया कि अगर मैंने एक मर्द के जाली रूप में जिंदगी गुजारी है 30 साल या 28 साल, तो मुझे तो बहुत इंटीमेटली अवेयर होना चाहिए कि मुआशरा मर्द के साथ क्या सलूक करता है, और मुआशरा मर्द को किन किन पैमानों के ऊपर परखता है, और किन किन शराइत और किन किन टेस्ट्स में से गुजारता है कि वो अपनी मर्दानगी साबित करे। हाँ, वो अलग बात है कि वो मर्द घर आके बताता नहीं है चीजें, या कभी उसने बैठ के उस पर ट्रीटीज नहीं लिखी। मर्दों की सिमोन डिब्वा आज तक पैदा नहीं हुई कि वो द सेकंड सेक्स के बजाय द फर्स्ट सेक्स के ऊपर एक किताब लिखे और बताए कि ये चीज कितनी गलत है और इससे मर्द कितने मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन गुजरता तो वो उससे है, गुजरता तो वो उससे है। दुनिया का कोई मर्द ऐसा नहीं जिसको 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, या 16 साल की उम्र के अंदर अपने जिनसी उज्व को लेकर इनसिक्योरिटी ना पैदा हुई हो। और जिस किसी को भी ये इनसिक्योरिटी पैदा हुई है, ये इनसिक्योरिटी उसके आसपास मौजूद मर्दों ने ही पैदा किया। कोई ऐसा मर्द मौजूद नहीं है दुनिया भर के अंदर, हर मर्द इससे गुजर चुका हुआ। तो अगर मैं भी इससे गुजरी हुई हूं मर्द ना होते हुए, तो मुझे तो बहुत इंटीमेटली अवेयर होना चाहिए कि मेरे बाप के साथ क्या हो रही होगी, कि मेरे वालिद साहब किस किस परेशानी से गुजरते होंगे। कि जब भी उन्हें सवाल पूछा जाता होगा कि आपका बेटा आजकल क्या करता है, तो दिल की धड़कन तो फिर उनकी भी तेज होती होगी, डिफेंस मैकेनिज्म उनका भी किक होता होगा, क्योंकि उन्होंने बेटे का दिफा करना है, औलाद का नहीं। इस माशरे में आप या बेटा जनते हो या बेटी जनते हो, और ये सिस्टम मेरे वालिद साहब ने डिजाइन नहीं किया। उन्होंने घर में बैठ के नहीं, कोई हैशटैग यस ऑल मैन की कोई हमारे यहाँ सीक्रेट कॉर्नर मीटिंग्स होती रही जिसके मेरे वालिद साहब जनरल सेक्रेटरी थे। नहीं, वो भी इस सिस्टम का हिस्सा है। मेरी वालदा पे क्या गुजरती होगी अगर मैं फेमिनिज्म कितना प्रचार करती हूँ, और इतनी मैंने फेमिनिज्म की किताबें पढ़ छोड़ी हुई हैं। तो मेरी वालदा जो कि खातून है, और एक खातून से उसकी तौलीदी मजदूरी का सबसे बड़ा आ, तोहफा ही ये मांगा जाता है, डिमांड ये की जाती है कि तुमने एक बेटा जन के देना है। हमारे माशरे में या बेटा जना जाता है या बेटी जनी जाती है। तो जब उस पे क्या गुजरती होगी कि तुमने तो बेटा जना था, कि हम तो ये समझते थे कि तुमने बेटा जना है, ये तुमने क्या जम दिया। उन पे क्या गुजरती होगी, उनकी सेल्फ एस्टीम कितनी हर्ट होती होगी। मैं तो चले ना मैन हूं ना वुमन हूं ना, मैं तो ख्वाजा सरा हूं हमारे माशरे के असूलों के मुताबिक। वो तो मैन है, वो तो वुमन है।
उन्होंने तो मर्दानगी के स्कूल में पीयर होना है टेस्ट देने के लिए, उन्होंने जनानगी के स्कूल में पीयर होना है मयार के ऊपर नापे जाने के लिए। उनके ऊपर से क्या गुजर रही होगी? अगर मैं अपने अपने दर्दों के लिए जगह तलाश कर रही हूँ और अपने दर्दों के लिए मैं गवाह तलाश कर रही हूँ, तो मेरे वालदैन के, मेरी बहनों के, मेरे अजीजों कारिब की दर्दों का मदावा कौन है? कहीं ना कहीं शायद वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। और यूं मुझे एहसास होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स अस ऑल। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ग्रीविंग के लिए, मेरे हर्ट के लिए स्पेस बनाई जाए, तो मुझे भी बाकी लोगों की हर्ट के लिए स्पेस बनानी चाहिए। और शायद एक ऐसा हर्ट है जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं है। मुझे तो इस हर्ट का इसलिए अंदाजा है बिकॉज मैं तो चले रोजाना हफ्ते में बैठ के थेरेपी ले लेती हूँ ना इसके ऊपर। मेरी तो जिंदगी का, मेरी शनाख्त का ये सबसे बड़ा अलमिया है। प्रायोरिटी नंबर वन के ऊपर एक चीज मौजूद है, बचपन से एक चीज मौजूद है, तो मैं इसको बहुत इंटीमेटली फेस करती हूँ। मगर वो भी इसको काफी इंटीमेटली फेस करते हैं। उनकी जिंदगी के 10 मसाइल और होंगे, मगर उन 10 मसाइल के अंदर ये वाला मसला सरे फहरिस्त अगर नहीं है तो टॉप 3 में तो आता ही होगा ना। तो जगह तो मुझे बनानी पड़ेगी। अगर मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं इस मसले में से गुजर चुकी हूं, तो मैं उनके दर्द को भी तो समझ सकती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके अंदर सबसे पहली चीज है एम्पथी। रियलिटी इज रिफ्लेक्टिव, मतलब दूसरों के जूतों में खुद को डालना ना, पुटिंग योरसेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज। तो एम्पथी को सामने रखना और एम्पथी के साथ समझना कि बाकी इंसान किस किस चीज से गुजरे हैं, और एक स्पेस क्रिएट करना। स्पेस क्रिएट करने से मतलब ये कि हम दो जब साथ बैठे, हम जिस भी टोन में बात करें, जैसे भी बात करें, हमें इतना पता है कि ये मेरी और आपकी गुफ्तगू है, तो हम इसमें बात कर सकें। मैं अपना दर्द और अपना गम अगर आपके आगे रख सकूं, अगर आपको अपने नील और अपने जख्म दिखा सकूं, तो मैं इतनी हिम्मत रखूं कि मैं आपके भी देख सकती हूँ। शायद आपके मैंने लगाए हैं और मेरे आपने लगाए हैं, हम ये देख सकें एक दूसरे के साथ। इस जुर्रत को पहुंचना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि इसको हम जरा थोड़ा सा और प्रेस करें। हम अगर हम उसको पिवट कर सकें, उस बात को, उस मामले को, जैसे आपने कहा कि वो वाइट गर्ल का एक मामला होता है कि हम हर चीज को ब्लेम कर देते हैं, और आपकी सोच में जिस तरह तब्दीली आई, मैं चाहता हूँ कि उसको हम एक फ्रेमवर्क की हैसियत से इस्तेमाल करें। वो कौन सा मौका था या मौके होते हैं कि जब ये, जैसे आपने कहा कि इंसान रिफ्लेक्टिव होता है, या आप कब रिफ्लेक्टिव हुई, वो कौन सा मौका था अगर आपको याद आए तो? जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं एक विक्टिम नहीं हूं, बल्कि मैं एक ऑप्रेसर भी हूं। आप कभी भी सिर्फ एक नहीं होते। वी आर नेवर द परफेक्ट विक्टिम। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने मॉडर्न डे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड फेमिनिज्म के अंदर एक विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स तैयार कर लिया हुआ है, जहां पे विक्टिम होने की वजह से, ऑप्रेस्ड होने की वजह से, एज एन ऑप्रेस्ड पर्सन, आपके एंड से जो भी तमाम एक्शंस हो रहे हैं उन सबको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया हुआ है। और मुझे इस बात का अंदाजा तब हुआ जब मैंने गालियां देनी शुरू की, जब मेरे ऊपर अच्छे खासे ऑनलाइन अटैक्स होना स्टार्ट हुए, जो कि आप गवाह होंगे बहुत ज्यादा होते हैं और हर तरह के होते हैं, अभी आजकल भी चल रहे हैं। पिछले 4 दिन से मुझे मीम्स बन रही हैं। पहले मुझ पे बनी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ, फिर बनी है जी मुझ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और कैसर राजा साहब के साथ। तो ये एक तमाशा लगा रहता है किसी ना किसी किस्म का। और मैंने ये करना शुरू किया कि मैंने भी आगे से गालियां देनी शुरू कर दी और रज के गालियां देनी शुरू की। और वो गालियां देनी शुरू की जिनको सेक्सिस्ट कहा जाता है या मिजोजिनिस्टिक कहा जाता है। आम, तो मुझे एहसास हुआ कि फिर मुझ में और उनमें क्या फर्क है। लेकिन फिर मुझे ये भी एहसास हुआ कि ये बुलीज हैं। अगर एक इंसान आके मुझे चांटा मार रहा है तो मैं उसको जवाब में आगे से फूल तो नहीं दूंगी। दे सकती हूँ, देना चाहूँ तो। बड़ा अच्छा तरीका कार है, इस पर भी किताबें लिखी जा चुकी हैं। गांधी साहब की मेरे ख्याल से कोई कोट भी है, खुदा जाने वो है कि नहीं है, कि कोई एक थप्पड़ मारे तो ये वाला गाल आगे करो, दूसरा थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे करो। सॉरी यार, मैं पहाड़ों की हूँ। आई ग्रू अप विद वेरी डिफरेंट फिलोसफी। मेरा ये, कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप आगे से दो लाते ठोको। इज दिस राइट, इज दिस रॉन्ग, आई डोंट रियली नो। लेकिन बीइंग इन अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, अगर मैं एज अ सिस्टम्स थिंकर अपना रोल देखूं, कोई अगर आके मुझे ऑप्रेस करेगा तो जवाब में मैं भी तो उसके साथ कुछ बुरा करूंगी ना। माना कि वो डिफेंस है, माना कि वो मेरी एक डिफेंसिव साइड है, लेकिन आई एम डूइंग दैट। तो मेरा सवाल ये बनता है कि जो मुझे ऑप्रेस कर रहे हैं वो मुझे ऑप्रेस क्यों कर रहे हैं? वाई आर दे डूइंग दैट टू मी? और मुझे इस बात का एहसास होना स्टार्ट हुआ, और इस पर बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है, कि ऑपरेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक इंसान के लिए जो ऑपरेस कर रहा होता है, वो उसके लिए सिर्फ एक ताकत का और एक रिसोर्सेज के हासिल करने का सर चश्मा नहीं होता वो वाला अमल। वो अमल इसलिए भी मौजूद होता है कि उसको किसी ने ऑपरेस किया हुआ है, वो तकलीफ में है। और उसको जैसे ही कोई ऐसा फर्द मिलता है जो कि उसके नजदीक उससे कम ताकतवर है, उससे कमजोर है, तो वो उसके ऊपर अपने उन तमाम गमों की, दर्दों की उल्टी कर देता है।
तमाम औरतें ऑप्रेस्ड हैं, हम समझते हैं एक तरीके से। पेदरसरी निजाम के अंदर ऑप्रेस्ड है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर ऑप्रेस्ड है। तमाम औरतों का घर में काम करने वाली खवातीन के साथ क्या रवैया है? लिबरेटिंग। हमारी हाउस वाइफ्स ने, हमारी मदर्स ने, हमारी फुफियों ने, खालाओं ने कौन सा कोई फेमिनिस्ट यूटोपिया क्रिएट कर दिया डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए पाकिस्तान में? सवाल तो फिर बनता है ना कि अगर इतनी ऑप्रेस्ड थी और अपने ऑपरेशन को इतना खूबसूरत तरीके से पहचानती हैं, और उमैर अहमद के नॉवल भी पढ़ छोड़े हैं, और निमरा अहमद के नॉवल भी पढ़ छोड़े हैं, सारा कुछ कर लिया हमारी औरतों ने, वाह वाह वाह, और इस्लाम की ताकत भी उनके पास है, और नमाज की ताकत भी उनके पास है, और ममता की ताकत भी उनके पास है, और औलाद भी पैदा कर ली है, तो वो औरत जो कि तमाम घरों में काम करती है पाकिस्तान के, उसके लिए कोई एक अच्छा पॉजिटिव फ्रेमवर्क क्यों नहीं बना सकी आज तक? सवाल तो बनता है। तो ये जानना जरूरी है कि हम भी ऑप्रेसर हैं। तो मेरे लिए वो मोमेंट वो थी। अब मैं अपने उस ऑपरेशन को अनडू नहीं कर रही। चाल बच्चा, पहले अगर मैं 10 दफा गालियां देती थी, अब मैं एक दफा गाली देती हूँ, मगर देती हूँ कहीं ना कहीं पे। और मुझे तब इस बात का अंदाजा होना स्टार्ट हुआ, ये जो आपने क्रिटिकल मोमेंट का पूछा था, कि अच्छा ओके, मेरी कुछ स्टेटमेंट्स और मेरी कुछ थॉट्स काफी गलत रही हैं। एंड आई स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग ऑन माई रियलिटी, कि रियली, हैशटैग यस ऑल मैन, रियली, नो, नो, बिल्कुल भी नहीं। और इनफैक्ट बहुत से मेरे सेवियर्स मर्द रहे हैं जिंदगी में, तो नॉट बिकॉज उनके पास पावर थी, प्रिविलेज थी, बट बिकॉज दे वर गुड पीपल, एंड दे वर मैन, दे वर मैन मैन, सिस जेंडर हेटेरोसेक्सुअल मैन। मैं जब बॉयज कॉलेज में थी, और मैं बुली हुआ करती थी शदीद तरीके से, बिकॉज यही होता है। आप लड़के हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, आपको पता है बॉयज कॉलेजेस में क्या होता है। कोई ट्रांस ना भी हो तो क्या होता है, एक को जबरदस्ती ट्रांस बना गया, तो जो ट्रांस हो तो फिर क्या होगा उसके साथ? लेकिन उस तमाम के अंदर क्या मुझे सारे बुली कर रहे थे 100 आउट ऑफ 100? नहीं, देयर वॉज अ वास्ट मेजोरिटी जो नहीं कर रही थी, एंड देयर वॉज अ टाइनी माइनॉरिटी जो प्रोटेक्ट कर रही थी मुझे, खुद से प्रोटेक्ट कर रही थी। मेरा एक दोस्त है जो आजकल फौज में, जिसने खुद मुझे रीच आउट किया, और उसने मुझे बोला कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल होगी, और तुम हमारी याद से दोस्त हो, और किसी ने भी तुझे हाथ लगाया ना ब्रो, तो तूने आके हमें बताना है। और मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे पहली दफा किसी लड़कों के ग्रुप में शामिल किया गया, वरना मैं अकेली बैठी रहती थी क्लास में, अकेली अपने सारे होमवर्क करती थी, अकेली गालियां सुनती थी। और ये पहली दफा मेरे साथ 10वीं जमात के अंदर हुआ कि एक बास्केटबॉल टीम के कैप्टन ने, जो मेरी क्लास में होता था, और उसके बाकी भी सारे लड़के दोस्त हैं, मजे का उनका तगड़ा 5 लोंडों का ग्रुप है, यू नो कैसे होता है ना। उसमें एक मोटा भी है, एक लंबा भी है, एक तगड़ा भी है, एक एथलीट भी है, एक बच्चियों के साथ भी तेज है। और उन्होंने आके बोला कि हमने इसको शामिल करना है। और उन्होंने आके ये बोला कि अब तू हमारे साथ है, और किसी ने भी हाथ लगाया ना ब्रो, हम हाथ तोड़ेंगे जाके उसके। और मैं यूं ही थैंक यू, एंड नन ऑफ देम हरास्ड मी, नन ऑफ देम ट्राई टू आर वर्ड मी। और जब मैंने ट्रांजिशन किया तो सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी किया कि हम बहुत खुश हैं तेरे लिए। ये इसी पाकिस्तान के माशरे में पैदा हुआ है ना मर्द, ये यहां से ही आया है। मैं इधर रहती हूँ एबटाबाद में भी, मैं हजारे की हूँ, मैं बहुत लोकल बंदी हूँ। मुझे प्यार भी मिला है, मुझे सपोर्ट भी मिली है। मैं भी कुछ अरसा पहले ही, मैं कराची से इस्लामाबाद ट्रेन में बैठ के आई हूँ, साथ हमारे 3 4 और स्ट्रेंजर लड़के ट्रैवल कर रहे थे। बाय द एंड ऑफ द ट्रेन, राइट, हमारी बीच में ही दोस्ती हो गई थी, हम ताश के पत्ते भी खेल रहे थे, जिंदगी के गम भी डिस्कस कर रहे थे। हमसे एक ही मंगनी टूटी हुई थी, वो मुझे अपनी मंगेतर का गम सुना रहा था। तो ये जो एक जेंडर की बीच की जो हम लोगों ने एक वॉल क्रिएट की हुई है ना, जहां पे हम लोगों ने हर चीज को एक जिनसियत की निगाह से देखते हैं, कि अगर मर्द और औरत का, या मर्द का और जन जात का इंटरेक्शन होगा, तो वो थ्रू आउट मर्द और औरत का इंटरेक्शन वो होगा ही जिनसियत के अराउंड। ये चीज बड़ी टूटती है। इस चीज को रीअफर्म किया है मॉडर्न डे न्यू लिबरल फेमिनिस्ट थिंकिंग ने। उसने भी सेक्सुअलिटी को मैंडेटोरी ना सिर्फ डिक्लेयर की, उसने उसको नंबर 1 पे लाकर बैठाया है, कि फेमिनिज्म के कारामद होने के लिए, और फेमिनिज्म के फलसफे के जरिए मर्द और औरत के बाहमी रिश्ते को समझने के लिए, नंबर 1 पे हमें सेक्स का लेंस लगाना होगा, या सेक्सुअलिटी का लेंस लगाना होगा। हमें सेक्सुअलिटी के पैरामीटर से इस मामले को, इस इंटरेक्शन को समझने की कोशिश करनी होगी, बिकॉज हैशटैग यस ऑल मेन आर आफ्टर द वजाइना ऑफ वुमेन, विच इज नॉट रियली ट्रू, विच इजंट रियली ट्रू। और इस चीज को ख्वाजा सरा कॉम्प्लिकेट करता है, बिकॉज ख्वाजा सरा का वजूद पाकिस्तानी माशरे के अंदर इस बात की दलील है कि मर्द का और जन जात का जो आपस में इंटरेक्शन है, वो जिनसियत से मावरा भी हो सकता है, जिनसियत के अलावा भी उसके अंदर गुफ्तगू हो सकती है। ख्वाजा सरा एक ठेले पे खड़े होके, एक स्टॉल पे खड़े होके कराची के अंदर 4 रुपए का कैप्स्टन या गोल्ड लीफ खरीद के वहां भी खड़ी होकर पी भी सकती है, और आने जाने वाले लोगों से गप्पे भी लगा सकती है। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और ये एक नॉन सेक्सुअल इंटरेक्शन है।
सो क्लोजिंग एंड समराइजिंग माय आंसर, आई थिंक ये जब एक एक मुझे खुद इस बात का एहसास होना कि इस सिस्टम के अंदर अगर मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, तो मैंने भी जवाबी कार्रवाइयां की हैं, और उन जवाबी कार्रवाइयों की वजह से मैंने भी सिस्टम के अंदर टॉक्सिसिटी को रिप्रोड्यूस किया है। जबकि इसके बरक्स मेरा ये एक रोल है कि मैं सिस्टम की पॉजिटिविटी को भी एनहांस कर रही हूँ। लेकिन मैं जितना ज्यादा जवाबी कार्रवाइयां करूंगी, उतनी ज्यादा सिस्टम की पॉजिटिविटी रिड्यूस होती जाएगी। तो ये मामला समझना कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मर्दों की, औरतों की और ख्वाजा सराओं की, फिर एक तरीके से ये बनती है कि सिस्टम के अंदर जो एक इनहेरेंट पॉजिटिविटी मौजूद है, सिस्टम के अंदर जो एक इनहेरेंट जेंडर डिग्निटी मौजूद है और जेंडर रिस्पेक्ट मौजूद है, किस तरीके से हम उसकी रिप्रोडक्शन के अंदर इजाफा करें, और ये जो फजूल की टॉक्सिसिटी है इसके अंदर रिडक्शन करें। ये काम मैं और आप अकेले में नहीं कर सकते। ये एक सेंसिबिलिटी है हमारे माशरे की, जिस पे हमें पहुंचना पड़ेगा, और हम अभी तक पहुंचे नहीं हैं, मैडम आपको मगर नहीं पहुंच। लगता, सॉरी, मैं आगे जाना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके एक बात पे जिमनी सवाल कर लिया जाए। आप जब कहती हैं कि इस वेस्ट ने या ओवरऑल डिस्कोर्स ने अब सेक्सुअल आइडेंटिटी को पहले नंबर पे रख दिया, वहीं पे जो हमारे माशरे के ट्रांसजेंडर्स हैं, आपको नहीं लगता कि इन्होंने भी डिस्कोर्स में ये काम खराब किया है कि जब आपको भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, या आप भी खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं, या आप भी जहां से अपना आर्ग्यूमेंट उठाती हैं, या कोई भी और, वो अपने ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी से ही अपना आर्ग्यूमेंट उठाता है, या जब आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो शायद डॉक्टर बाद में कहा जाए, आपकी तालीम की तमाम तारीफ बाद में की जाए, पहले आपको जेंडर राइट एक्टिविस्ट खासतौर पे कहा जाता है। तो आपको नहीं लगता, सवाल को बस खत्म करते हुए, कि ट्रांसजेंडर्स ने भी डिस्कोर्स को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है? ट्रांसजेंडर्स ने यहाँ पे डिस्कोर्स को कॉम्प्लिकेट अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। उनकी मजबूरी थी, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया टू द क्वेश्चंस दैट वर बीइंग आस्क्ड। हम तो एक माइनॉरिटी और एक इनविजिबल कम्युनिटी थी। अब जब हमें विजिबलाइज किया जा रहा है, हम पे जब रोशनी डाली जा रही है, तो फिर हम रोशनी की चॉइस तो नहीं कर सकती। वो लाल रोशनी डाली जाए या सफेद रोशनी डाली जाए या पीली रोशनी डाली जाए, रोशनी डालने वाले की चॉइस है। और ये मुझे इसको, जिस चीज को आप ना पिजन होलिंग कहते हैं, कि आपको पिजन होल कर दिया जाता है, एक चीज के अंदर, एक सुराख के अंदर बंद कर दिया जाता है कि बस यही आपका आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी के पैरामीटर से आपने बात करनी है। देखें, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ना। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वंस अगेन एक बहुत जबरदस्त इजाद है नियो लिबरलिज्म और नियो कंजर्वेटिज्म की, कि आपने आइडेंटिटी के गिर्दी सिर्फ बातचीत करनी है। मैं हमेशा ये वाली बात कह चुकी हूँ बेशतर पॉडकास्ट के अंदर, कि मुझे एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। आप मुझे बेशक एक्सेप्ट ना करें, आप किसी भी ख्वाजा सर आपको एक्सेप्ट ना करें, मगर हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, हमारी तालीम, हमारा रोजगार, ये हमारे बुनियादी हकूक है। जिस तरह में हमारे बुनियादी हकूक मिल जाएंगे, और आराम से मिल जाएंगे, आराम से मिलने का मतलब ये कि मिल जाएंगे और मिले रहेंगे, आप खुद देखेंगे 10-15 साल के अंदर चीजें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक्सेप्टेंस इज अ बाय प्रोडक्ट। हम आइडेंटिटी को क्लेम करके अपने बूथे के ऊपर चढ़ा के ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले मेरी आइडेंटिटी को क्लेम करो और इसकी रिस्पेक्ट करो और इसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद मैं बाकी चीजों की बात करूंगी। नंबर 2, ये काम खराब किया है वाइट प्रिविलेज ट्रांस वेमेन ने, जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला यह था कि लोग मुझे ही हिम कहते हैं, मुझे शी हर नहीं कहते। हाय, मेरी आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं होती, आई एम नॉट एक्सेप्टेड एज अ वुमन। मेरी जान उधर काली ट्रांस वुमन गाजरों मूलियों की तरह कट रही है आज भी अमेरिका के अंदर। 40 टाइम्स हाई, 40 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग HIV एज अ ब्लैक ट्रांसजेंडर वुमन है, कंपेयर टू दैट ऑफ अ वाइट सिसजेंडर मैन इन द US। कहां से आ रहा है HIV का रिस्क? आपकी बॉडी को फोर्स किया जा रहा है सेक्स वर्क के अंदर, तब 15 टाइम्स हायर है ब्लैक ट्रांसजेंडर वुमेन का मर्डर रेट। कटी हुई होती हैं ढेरों पे अमेरिका में, वीर मेरे, अमेरिका चे लॉस एंजलिस में, शिकागो में ढेरों से मिलती हैं ब्लैक ट्रांसजेंडर वुमेन। और इधर आपकी केटलिन जेनर बीबी का या किसी और गोरी ट्रांसजेंडर बीबी जी का जिंदगी का सबसे बड़ा मसला यह कि मैं रेस्टोरेंट चली गई तो वहां पे वेटर ने मुझे ही हिम कह दिया। अभी भी तो लग रही थी ही हिम, उसका कसूर नहीं है। हमने तो ट्रांसजेंडर वुमेन ने कभी, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में इशू रेज किया है? कभी कहीं पे हम लोगों ने बोला? आपको नजर आया हो कहीं पे? हमने कोई हमारे मैंडेट में लिखा हो, हमारे मंशूर में लिखा हो, हमारे कानून में लिखा हो, हमारी रेटरिक में लिखा हो? नहीं। हम बात करती हैं जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की, इज्जत की, रोजी रोटी की, रोजगार की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीकॉलोनाइजेशन की। हम याद कराती हैं अपने माशरे को कि आपने नफरत कहां से सीखी है। तो हमारा रेटरिक, हमारा डिस्कोर्स लार्जर था, है, रहेगा। इसमें इंडिजनाइटी की भी बात होगी, डीकॉलोनाइजेशन की भी बात होगी, ईस्टर्न वैल्यूज की भी बात होगी, और पैराडाइम ऑफ थर्डनेस की भी बात होगी, कि मर्दानगी और जनानगी के अलावा एक थर्ड पैराडाइम भी रह चुका है जेंडर का, और उसके अंदर भी अच्छा खासा विजडम था। लेकिन बात वो यही है ना कि हमें बारहा, अब वो बस वो एक है, वो एक सेंसेशनलिज्म भी थोड़ा सा होता है। आपने ख्वाजा सराह करके किसी को इंट्रोड्यूस कराना होता है, बिकॉज ख्वाजा सराह से कभी बात की नहीं गई भी ना, ख्वाजा सराह को कभी टीवी पे नाचने के अलावा दिखाया नहीं गया। तो आइए जी मुलाकात करते हैं ख्वाजा सराह एक्टिविस्ट डॉक्टर मेहरब मोइज़ाबान से। वो बात यूं चलेगी।
वो ये नहीं चलेगी। आए जी बात करते हैं सियासी कारकुन डॉक्टर मेहरब मोइज़ साहिबा से, जो कि बाय द वे ख्वाजा सराब ही हैं। और वो आप यूं नहीं कभी, चल। आई एम सॉरी मैं सिर्फ इंटरप्ट कर रहा हूँ, और आप कभी इसे इंटरप्ट या ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करती किसी, जब कोई आपको इस तरह इंट्रोड्यूस कराता है तो? बहुत अच्छा आपका सवाल है, और मेरे ख्याल से दैट इज जस्ट मी नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ सीन। मैं कहती हूँ कि चलो बात अब हो ही रही है, तो जिस जिस टर्म्स पे ये करना चाह रहे हो उसी टर्म पे बात कर लो, बात तो निकल के आगे जाए ना। जब मेन स्ट्रीम पे आ जाएंगे, जब नॉर्मलाइज हो जाएंगे, फिर अपनी टर्म्स भी सेट कर दूंगी कि यार बात सुनो, यूं ना किया करो हर बार। एक ख्वाजा सरा के मौजू को लेके ख्वाजा सरा के लेंस को बैठ जाओ, बस उसी पे हम लोग फिर बात करते रहे। हमारी कॉन्वर्सेशन फॉर एग्जाम्पल इसी मौजू पे हो रही है, इसके अलावा तो किसी मौजू पे नहीं हो रही। मैं आपके साथ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और रिग्रेसिव टैक्सेशन पे तो बात नहीं कर रही। मैं आपके साथ वन हेल्थ या मिक्स्ड हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए, क्या हेल्थ प्राइवेटाइज होनी चाहिए, या क्या वो एक पब्लिक गुड होना चाहिए, उस पर तो बात नहीं कर रही, जो कि मेरी कोर एक्सपर्टीज है, जिसमें मेरे पेपर्स हैं। मैं भी आपके साथ अपनी शनाख्त और अपनी शनाख्त एक्सपीरियंस भी बात कर रही हूँ। सो ये तो एक है, ये एक इशू तो है, और ये इशू रहेगा। और क्योंकि हम लोग पिजन होल कर देते हैं, औरत को बिठाएंगे तो फेमिनिज्म पे बात करेंगे, वुमेन्स राइट्स पे बात करेंगे, मैन को बिठाएंगे तो दुनिया की हर चीज पे बात कर देंगे। कभी कैसा राजा से भी तो पूछा जाए ना कि मर्द होते हुए आपकी जिंदगी में क्या क्या दुश्वारियां फेस करनी पड़ी। कभी सैयद मुजम्मिल शाह से भी पूछा जाए। यह सवाल किया जाता है हमसे, फिर हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करती हैं इस तरीके से। सो वी आर ऑल इक्वल पार्टिसिपेंट्स इन द सिस्टम, यू, मी, ऑल ऑफ अस। इसमें ख्वाजा सरा कम्युनिटी वो नहीं है, हमने ये क्रिएट नहीं किया। हमने ये क्रिएट नहीं किए ये वाले ग्राउंड। हमारे पास ज्यादा बातें थी करने को, हमारे पास ज्यादा बातें हैं करने को, मगर हमसे सिर्फ एक ही बात पूछी जा रही हो। जब हमसे वही एक बात पूछी जा रही है, तो हम उसी एक बात के अंदर अपनी बाकी चीजें भी कवर कर रही हैं, और हम उम्मीद करती हैं कि उस एक बात से आगे बढ़ के बात की जाएगी। मेरा, हम वापस अपने मौजू पे आते हुए, कि जब आपने ये रियलाइज किया, या जनरली जब हम रियलाइज करते हैं कि रिफ्लेक्शन में देखा जाए हमारे किसी भी एक बाहर आइडेंटिटी से दूसरों को ये इफेक्ट होता है, और ज़ाहिर है वो उसके लिए तैयार नहीं होते, मुआशरा उसके तैयार नहीं होता, वो भी जेन्युइनली अ पार्ट ऑफ केयर। जैसे आपने कहा कि अपने उस बाप ने अपने बेटे को डिफेंड करना है, गो के उसके साथ बड़े बैगेजेस आते हैं। इस मोमेंट पे अगर इस रियलाइजेशन के लिए आपको क्या लगता है कि आपकी फैमिली या जनरली भी फैमिली का अनकॉन्शियस सपोर्ट, या एक हेल्दी, या फिर कम से कम नॉट हेल्दी इन्वायरमेंट, या दोस्तों का सपोर्ट, जैसे आपने वो कॉलेज के ग्रुप की बात की, ये जो एक्सटर्नल छोटे छोटे सपोर्ट्स होते हैं, ये उस रियलाइजेशन तक आने के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? शदीद। रियलाइजेशन तक आने के लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन आपके जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, माँ के प्यार के बगैर ना, बाप के प्यार के बगैर कोई इंसान नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। इसमें तो साइकोलॉजिकल स्टडीज आ गई हैं आजकल। जितनी बातें हो रही हैं, जो जितने हमारे सेल्फ हेल्प गुरु बैठे हुए हैं, वो मजहबी सेल्फ हेल्प गुरु हों, अब वो गैर मजहबी सेल्फ हेल्प गुरु हों, वो गोरे हों कि वो सांवले हों, जिधर से भी आप उठा के देख लें, हर कोई ट्रॉमा की बात कर रहा है। हर कोई अर्ली पेरेंटिंग की, अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहा है, अर्ली पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस की बात कर रहा है, अर्ली मेल इन्फ्लुएंसेस, अर्ली फीमेल इन्फ्लुएंसेस की बात कर रहा है। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। और आप इस फिनोमिना को डीपली अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं फॉर सिस जेंडर हेट्रोसेक्सुअल वुमेन एंड फॉर सिस जेंडर हेट्रोसेक्सुअल मैन। कंटेंट ही कंटेंट भरा पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर सिनेमा स्क्रीनों तक। एनिमल मूवी आपने बना दी कि चाइल्डहुड बॉय के ऊपर उसके एग्रेसिव फादर फिगर का क्या रोल हो सकता है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर एटसेट्रा। तो अब आप यही सोचे ना कि एक इंसान जो कि ख्वाजा सरा हो, जो कि ट्रांसजेंडर हो, उसके जिस्म से दुनिया से और दो और एक्सपेक्टेशंस रखती है। उसकी जो जिनसी शनाख्त और उसकी हकीकत है वो बिल्कुल एक और है, उसके दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर एक और चल रहा है, जो कि चल रहा है। इस पर भी तहकीक हमारे पास सारी मौजूद है। अब उसके साथ अगर पेरेंट्स का नारवा सलूक होगा तो उसकी जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर उसका फादर एब्सेंट है, उसके पास है ही नहीं कोई मेल कि वो लुकअप कर सके उसके लिए, बिकॉज जो मेल उसके पास मौजूद है उसको चांटे फेरता है, उसको खुसरा खुसरा कहता है, कुड़ियां वर्गा कहता है, उसके प्यार के ऊपर कंडीशंस लगाता है कि मैं तुम्हें प्यार तब करूंगा जब तुम मुझे इस तरह से एक्टिंग करके दिखाओगी या दिखाओगे। उसकी माँ भी उसको प्यार करती है, नाश्ता देती है, गले से लगाती है। जब बाप उसको डंडे मारता है तो माँ भी आके गले लगाती है, मगर गले लगाने के बाद कहती है मगर तुम भी तो अपने आप को ठीक करो ना, बाल छोटे रखा करो, लड़कियों की तरह ना चला करो, आवाज मोटी किया करो। तो उसको ये मिल रहा है, उसको ये पता चल रहा है, ये सबक सीखने को मिल रहा है कि लव इज कंडीशनल। मैं जब जब कोई चीज परफॉर्म करूंगी या करूंगा, उसके बदले में उसके बदले में मुझे प्यार मिलेगा। तो जब वो अपनी ट्रांसजेंडर शिनाख्त के अंदर आएगी, लेट्स से मेल टू फीमेल की अगर हम बात करते हैं, मेरी वाली अगर हम बात करते हैं, जब वो एक जनाना रूप और हुलिये के अंदर आएगी, तो यहाँ पे भी जब वो उसको हकीकी मोहब्बत भी कभी किसी के साथ होने लगी होगी ना, कोई बंदा उसके साथ आता है और उसको टेंशन शो करता है किसी किस्म की, तो वो जवाब में वही कार्रवाई करेगी जो उसने अपने माँ बाप के लिए की थी। वो परफॉर्म करेगी, वो एक्टिंग करेगी।
पहले वो लड़के की कैसेट डाल के चलाती थी, अब वो लड़की की कैसेट डाल के चलाएगी। चल रही फिर भी कैसेट ही है, चल रही फिर भी कैसेट ही है। उसका अपना राग नहीं है, उसका अपना रियाज ये नहीं है। तो ये इसलिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वरना आप तमाम जिंदगी थिएटर एक्टर ही बन के गुजारते रहते हैं। घर वालों के लिए आप परफॉर्म करते हैं मर्दानगी, मर्दों के लिए आप परफॉर्म करते हैं जनानगी। आप खुद कौन है? तमाम कैस्टें हटाएं, बंद कर, आप हैं कौन? आप कौन है? ख्वाजा सरायत भी साइड पर रखें। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, आप कौन है? आपकी क्या ड्रीम्स हैं? आपकी क्या ख्वाहिशात हैं? आपके क्या खौफ हैं? व्हाट डू यू एंजॉय, व्हाट डू यू नॉट एंजॉय? ये जो बेसिक कोर पर्सनालिटी के सवाल हैं, आप इन तक भी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आपकी जो प्राइमल नीड है हर इंसान की जो होती है, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड लव, वो तमाम चीजें बचपन से कंडीशनल रह चुकी हैं, कंडीशनल टू परफॉर्मिंग रह चुकी हैं। सो यू आर ट्रेन्ड, यू आर सबकॉन्शियसली ट्रेन्ड टू बी कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग। और जब आप वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको सिक्योरिटी एंड सैंक्टिटी नहीं मिलेगी। और बिल्कुल इसी तरीके से होता है ख्वाजा सराग रिपीटेडली आप देखें ना, हम अपने कैसे सिस्टम्स में जाके खुद को पाती हैं। हम इस तरह के सिस्टम्स में जाके हमेशा फंसती हैं जहां पे हमसे परफॉर्म करवाया जा रहा है किसी और इंसान की जरूरियात की खातिर। फॉर एग्जाम्पल बीला इकोनॉमी, जहां पे शौकीन मर्द हमें रकासाएं बना के अपने लिए रखते हैं और वो कहते हैं कि तुम जो उस जगह पे जाके नाचोगी जहां पे मैं तुम्हें कहूंगा। 30% उठाती हैं हम, 70% उठाती हैं वो, और वो हमें कहता है कि वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये क्या है? मैं समझती हूँ कि ये रिप्रोडक्शन ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा है। क्या परफॉर्म कर रही है किसी और इंसान से प्रोटेक्शन लेने की खातिर? सो ये मसाइल होते हैं, एंड वी कॉन्स्टेंटली फाइंड आवरसेल्व्स इन सिचुएशंस जहां पे हमारी जिंदगी, हमारी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सो इन सपोर्टिंग फिगर्स का होना इसलिए बहुत जरूरी है, बिकॉज उधर से आपको पता चलता है कि आपको तस्लीम करके, आपसे एक्टिंग ना करवा के आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है, आपको प्यार किया जा रहा है। जहां आपने शुरू में अपने वालिद की, अपने नहीं लेकिन वालिद की और वालदा की बात की थी कि उन्होंने भी अपनी मर्दान की दुनिया को प्रूफ करनी है, एक औरत ने अपनी औरतानगी, अगर ये कोई लफ्ज है तो दुनिया को प्रूफ करनी है। मैं चाहता हूँ कि इस मौजू पर अगर आप मुझे तफसील से समझा सकें, जो जहां से ये बात हमने उठाई थी कि जब इस तरह का मामला घर में पेश आ जाता है और कोई उसके लिए तैयार नहीं होता, तो उस घर के मर्द यानी बाप, औरत यानी माँ, भाई या बहन अपने औरत और मर्दों के, जब वो भी सर्कल में बाहर जाते हैं, ताकि भाई, एक भाई से भी पूछा जाएगा ना तुम्हारा छोटा भाई क्या करता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है, अपने सर्कल को भी प्रोटेक्ट करना है। उसी तरह बहन के साथ ये कन्वर्सेशन होगी, कजन के साथ ये कन्वर्सेशन होगी। तो अगर आप हमें, इफ यू कैन गाइड अस थ्रू, कि उन सब के साथ एक एक करके आपके ख्याल में, जो आपने जहां से बात उठाई थी, कि वो किस किस तरह से प्रैक्टिकली गुजर रहे होते हैं, ताकि हम उनके पर्सपेक्टिव को भी आप ही की जबान से समझ सकें। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मैं एक दफा ये बात कही थी एक मेरे ख्याल से क्लब हाउस की स्पेस में, जिसका राइट विंगर्स ने बड़ा मजाक बनाया बाद में, जो मैंने बोला कि दादी इज अ जेंडर। और मैंने इसलिए कहा कि हम मर्द औरत पे बात मुकम्मल नहीं होती पाकिस्तान में। औरत दादी भी है, फुफ्फो भी है, बहन भी है, माँ भी है। चारों से मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस है, चारों के रोल से मुख्तलिफ एक्सपेक्ट, चारों का जेंडर रोल ही मुख्तलिफ है एज दिस रिलेशनशिप विद यू। और सबसे नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। सबसे नेगेटिव किरदार, जो कि सबसे पॉजिटिव भी हो सकता है इन ऑपोजिशन ना, अगर वो नेगेटिव ना हो तो, वो एक भाई का होता है। एक बड़े भाई का होता है हमारे माशरे में, क्योंकि भाई वो रखवाला होता है, भाई वो संतरी है। भाई हमारे, अगर घर अगर हमारा पाकिस्तान है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हमारा भाई एफसी है या लेवीज है। और ये मैंने बहुत डीप बात कर दी है, खैबर पख्तूनख्वा के बलोचिस्तान के लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भाई का ये किरदार है, उन्हें कंट्रोल करना है, बस एवें ही। क्योंकि उसकी बेइज्जती हो रही है बाहर लड़के उसको, और मैं खुल के बात कर सकती हूँ, गालियां इस्तेमाल यहाँ पे कर सकती हूँ, बिकॉज आप मैं तो हमेशा कहती चाहेगी। हूँ कि अगर माशरे की प्रोफेन रियलिटी को आपको समझना है तो आपको माशरे की प्रोफेनिटी को भी रिक्रिएट करना होगा। हम उसकी एकेडमिक सैनिटाइजेशन नहीं कह सकते। भाई को बोला जाएगा तेरा भरा गांडू है, ये बोला जाएगा। ये मेरी और आपकी गुफ्तगू के अंदर नहीं हो कि यहाँ पे हम बैठ के आए जी एक ख्वाजा सरा की जिंदगी के ऊपर बात करें, तबसरा करें। हम बैठ के प्यारी प्यारे अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे, मगर हकीकत यही है कि पाकिस्तान में जब वो लड़का बाहर निकलता है ना, तो उसको बोलेंगे कि तुम्हारा भाई गांडू है, वो ये वाला, हालांकि वो नहीं होगा, भाई को पता भी नहीं होगा। जब मेरे लिए ये गाली जिंदगी में पहली दफा इस्तेमाल की गई थी, मुझे लिटरली पता भी नहीं था कि एनस कोई चीज होती है जिस्म के अंदर। मेरे तस्वुर में भी नहीं था। आई डिड नॉट इवन नो अबाउट इट। हालांकि मैं बाथरूम जाती थी, पाखाना करती थी, खुद को साफ करती थी, सिखाया गया था मुझे खुद को धोना कैसे है। लेकिन मेरे दिमाग में कभी वो कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था कि अच्छा यहाँ पे कोई चीज होती है। आई ऑलवेज जस्ट क्लीन माई सेल्फ।
यू गेट द पॉइंट? अच्छी हम्म। तरह वाइप करना है, खुद को क्लीन करना है, ये वो करना है। आई डू नॉट नो कि ये नाम है इस चीज का, ये यहाँ पे होती है। सेक्स नामी कोई चीज होती है, वो इस ऑर्गन के साथ की जाती है, और इस ऑर्गन के साथ सेक्स करना एक बहुत गंदी चीज है। और जिन लोगों के इस ऑर्गन के साथ ये चीज की जाती है उनके लिए ये वाली गाली इस्तेमाल होती है, जो कि बहुत वैलिड है। अत्ता पता ही नहीं है, फ्रेमवर्क के अंदर भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हुआ हुआ, और मेरे लिए गाली इस्तेमाल हो रही है। क्यों? बिकॉज आई एम फेमिनिन, बिकॉज माई बॉडी इज डिफरेंट। ये भाई को भी सुनना पड़ेगा, ये बाप को भी सुनना पड़ेगा। बाप को और तरीके से सुनना पड़ेगा। बाप को अंकल आके बोलेंगे उसकी कंपनी खराब है, जरा ख्याल किया करें, देखें किस साथ उठता बैठता है। तो जरा लगाएं, जरा सख्ती शक्ति करें उसके ऊपर, जरा सख्ती शक्ति करें, लड़का बनाए उसे। सख्ती शक्ति का फिर मतलब क्या है? बहनों को ड्रॉप करने की ड्यूटियां, दही लाना, सब्जी लाना, रोटी लाना। कजनों की शादियां हो रही हैं, किसी की भी शादी हो रही है तो आपको भेजा जाएगा कि जाओ जाके हेल्प करो, केटरिंग शेटरिंग के अंदर हेल्प करो, भाई कामों के अंदर हेल्प करो, और वो आप करेंगे, विच आर ऑल मेल स्पेसेस। अब एक ट्रांस बच्चे को स्पेस के अंदर डाला गया। माँ का क्या होता है, माँ का तो मैं ज्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि माओं की एक बड़ी कॉम्प्लेक्स इमोशंस होती है ना, क्योंकि माओं का तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक ओडीपस कॉम्प्लेक्स भी है, जो एक डिस्प्लेस्ड सेक्सुअल टेंशन है हस्बैंड की एब्सेंस की वजह से, जो कि आप अपने सन के ऊपर डाल देती हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बेटे से सेक्स करना चाहती हैं, नाउजुबिल्लाह, मैं ऐसी बात हरगिज भी नहीं कर रही। मेरा कहने का मतलब है कि मैं एक फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट यहाँ पे इवोक कर रही हूँ, कि किस तरीके से वो तमाम आपकी जिंदगी की जरूरियात और आपकी मर्दानगी की एक्सपेक्टेशंस जो आपको अपने खावन से थी, जो कि उसकी नहीं हुई, अब वो आपने अपने बेटे से पूरी करवानी है। और बेटा आगे से बेटा है ही नहीं, और बेटे से फिर एक्सपेक्टेशंस क्या क्या। और बहनें तो हमेशा टेम्पररी सिटीजन होती हैं, मगर वो टॉक्सिक भी बहुत होती हैं, क्योंकि बहनों की भी जो फिर ससुराल की एक्सपेक्टेशन है कि जी मेरा मेरे घर में, मेरा मेरे ससुराल में, मेरे खावंद साथ आबाद होकर रहने में मेरे घर वालों का बहुत बड़ा किरदार है, और वो प्ले होगा। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रांग माई ब्रदर इज। जिस बहन के पीछे भाई होते हैं ना, उसे कोई भी ससुराल नीची आंख से नहीं देख सकता। वहां पे ये वाली एक्सपेक्टेशन भी है। वो अपने मसले लेके बैठ जाएगी, हाय मेरे ससुराल ने कभी आके मुझे ताना मारा कि तेरा भरा खुसरावे, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? सो ख्वाजा सरा का जिस्म और ख्वाजा सरा का वजूद है, वो एक एंटिटी बन जाती है जिसके तवसत से उसके घर के बाकी अफराद के ऊपर वायलेंस किया जाता है। वो ख्वाजा सरा एक कमजोरी बन जाती है कि तुम्हारी वजह से मुझे लोग ये कहते हैं, मेरा ससुराल मुझे ये कहता है, मुझे रिश्तेदार ये कहते हैं, मुझे बाहर वाले ये कहते हैं। जिसका जवाब बड़ा बुनियादी और बड़ा सिंपल है, जो कि मुझे भी कहा गया था। ये नहीं कहा था कि तुम्हारी वजह से ये होता है, यू आर वेरी बैड पर्सन। ये कहा गया था कि तुम्हारी वजह से नहीं तो, लेकिन तुम्हारी वजूद की वजह से ये चीजें होंगी। तो इसका जवाब मैंने भी बड़ा बुनियादी दिया था कि आई डिड नॉट गिव बर्थ टू इट। ये मैंने तो नहीं पैदा किया मसाइल लेकर। मैंने तो किसी को नहीं जाके बोला कि आप आके ताने मारो कि तुम्हारा भरा खुश रहा है, कि तुम्हारा भाई ये काम करता है, इन कामों का मुझे पता ही नहीं है, अलिफ बे भी मुझे नहीं पता। सो ये चीजें होती हैं, मगर मैं ये समझ जरूर सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आपके साथ ये हो रहा है और ये बहुत बुरा हो रहा है। आ जाओ, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट। कुछ तुम अपने जख्म दिखाओ, कुछ मैं अपने जख्म दिखाती हूँ, कुछ तुम अपनी स्ट्रैटेजियां बताओ, कुछ मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ। लेट्स वेड थ्रू दीज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वाटर्स टुगेदर। क्यों कॉम्प्लिकेशंस हैं, और हर जगह होंगी। देखिए आप कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां थोपी जाती हैं एक ख्वाजा सरा के ऊपर। हर किसी को लगता है कि हमारी एक इंडिविजुअल सी लाइफ है, कि बस हम अपने ऊपर के ऊपर ट्रांसजेंडर बन के और लड़कियों के कपड़े पहन के बैठ के। या आप देख रहे हैं कि एक रिश्ते की नाजुक सूरत हालों को हम लोगों ने एवेलुएट किया हुआ होता है, कैलकुलेट किया हुआ होता है, नेगोशिएट किया हुआ होता है। एक गोंद बन जाती हैं हम, ख्वाजा सराएं अपने घर की एक गोंद बन जाती हैं, कि हमारे वजूद की वजह से और हमारे वजूद की वजह से पैदा होने वाले समाजी मसाइल की वजह से कम घर के अंदर गुफ्तार की तो शुरुआत होती है, मसाइल पे बात होना तो शुरू होती है। लोगों के जज्बात को एक आईना, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक मंच मिलता है कि उस पर आके वो भी अपनी बात कर सकें कि हाँ मेरे साथ ये बुरी हो रही है। सो इट इज बोथ अ नेगेटिव थिंग एंड अ पॉजिटिव थिंग। इसमें जो आपने आखिरी गोंद की बात की ना, मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड था कि जब हम किसी भी ट्रांसजेंडर के सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, आपने भी की, वहीं पे जो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो उससे इफेक्टेड पार्टीज हैं हम उनके सपोर्ट सिस्टम की बात नहीं करते। बाप कहीं बाहर नहीं जा सकता, माँ कहीं बाहर नहीं जा सकती, वो बहन भाई की जगह आपको नहीं देख रही तो किसी और को कैसे देखेगी? तो हम उनके सपोर्ट सिस्टम की बात भी नहीं देखते करते। इसको आप किस तरह देखती हैं? देखिए इसके लिए हमें जरा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। थेरेपी तो पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव है। मेरी थेरेपी होती है, मेरी 2012 से हो रही है, हर हफ्ते होती है। और उस जमाने में मेरे ख्याल से मैं पे किया करती थी 2012 के अंदर एक सेशन का 1200 रुपया। पहले 800 होता था, फिर 1000 हुआ, फिर 1200 हुआ। फिर मैं अमेरिका चली गई, अमेरिका में मेरी फ्री थी क्योंकि मैं स्टूडेंट थी, और मेरी स्टूडेंट इंश्योरेंस मेरे ख्याल से मेरे 15 सेशंस कवर्ड थे। बाकी वाले सबका मेरे ख्याल से मैंने $70 दिया था फी सेशन।
और अब मैं पाकिस्तान में थेरेपी लेती हूँ और मेरा फी सेशन है 4,000 रुपया, जो कि मुनासिब रेट है। मुनासिब रेट है, वरना 6-6 हज़ार भी होते हैं। इसका मतलब हुआ कि मेरे हफ्ते का मेरा खर्चा, डॉक्टर मेहरब मोइज़ावान का खर्चा सिर्फ थेरेपी सेशंस के ऊपर कितना है? 16,000 रुपया। ये छोटी रकम नहीं है वास्ट मेजोरिटी ऑफ द कंट्री के लिए। अगर आपकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपया भी है ना, तो भी आपको हर महीने का 16,000 निकालते हुए जरा सी आफत आएगी। या आपके गैस के बिल से ज्यादा है। सो एक तो प्रैक्टिकल रियलिटी है कि थेरेपी, मेंटल हेल्थ सपोर्ट जो कि होनी चाहिए, जो कि किताब में लिखा हुआ है भाई, WHO ब्लूप्रिंट के, कि एक इंसान आपके पास आता है, कहता है जी मैं ट्रांसजेंडर हूं, मैंने ट्रांजिशन करनी है। अगर आप वहां पे स्टार्ट का बटन दबाते हैं और आप अगले 10 साल के लिए जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उस प्रोटोकॉल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, कंसिस्टेंट थेरेपी फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन एंड देयर इमीडिएट फैमिली। लोगों के पता नहीं क्या क्या गम होंगे भाई। अगर मैं मेहरब हूं आज, तो मुझे मेरे घर वाले तो मोइस के नाम से जानते हैं ना। मेरी जिनसी हकीकत और उज़वी हकीकत जो कुछ भी हो, उनके दिमाग में तो मेरा एक रोल है कि इसने ये काम करनी है हमारे लिए। तो वो क्या सोच रहे हैं? क्या उनको मेरी लाश, उनको मुझे ग्रीव करना होगा? उनको मोइस का मातम करना होगा ना? अलविदा तो कहनी होगी उसे। एक इंसान से उनकी अटैचमेंट थी, एक इंसान के इंसान से भी नहीं, एक पर्सनालिटी से, एक शख्स से उनकी अटैचमेंट थी। उसको अलविदा तो कहनी होगी। जब बेटी घर से रुखसत होकर जा रही होती, तो आप रोते सिर्फ इसलिए नहीं हो कि वो अभी घर की चार दीवारी से निकल गई, या आप इसलिए रोते हो क्योंकि अब वो नहीं रही जिसे आप जानते थे। अब बेबी बेबी नहीं रही, अब वो मिसेस समथिंग हो गई है। वहां पे आप इतना रोते हो। उस एक तशख्खुस, बेटी से किसी और की बेगम की तब्दीली, ये भी एक ट्रांजिशन है। उस ट्रांजिशन को मैनेज करने के लिए आपके मुआशरे ने कितनी रस्में बना छोड़ी हैं, कितना खर्चा कर छोड़ा है। ख्वाजा सरा बेचारे के लिए तो कुछ भी नहीं है। थेरेपी है, वो भी अफोर्डेबल नहीं है और अवेलेबल नहीं है। थेरेपिस्ट खुद बैठ कर जो है लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि हाय हाय ये तो बहुत ही गंदा काम हुआ है। वो अपनी बायसेस प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर क्या करें? तो ये स्पेस पर हम ख्वाजा सराओं को खुद ही बनानी पड़ती है, जरा सा क्रिएटिव होकर खुद ही बनानी पड़ती है। और कुछ ने बनाई है, बहुत सौ ने बनाई है। मैंने बनाई है, आयशा मुगल ने बनाई है, रीम शरीफ ने बनाई है, बहुत सौ ने बनाई है, जो कि मशहूर नामवर ख्वाजा सराय हैं हमारे पास। और अगर मुझे कभी कुछ कहा जाए कि आप उसको किताब के अंदर कैसे लिखेंगी, तो शायद मेरे पास फिल वक्त अल्फाज भी नहीं है और मेथड भी नहीं है, क्योंकि मेरा ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये कंक्लूड नहीं हुआ कि मैं इस पर बैठ कर रिफ्लेक्ट करके फिर इसके ऊपर कुछ लिख सकूं। तो ये जो हमारे आसपास के अफराद होते हैं, इनकी मेंटल सपोर्ट के लिए, इनके प्रोसेस करने के लिए कि ये इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं, ये इस चीज में से किस तरीके से गुजरेंगे, उन बेचारों के बहुत ज्यादा हेल्प की और सपोर्ट की जरूरत होती है। और वो उनको नहीं मिल पाती। आइडियल उनको मिलनी चाहिए थेरेपी के जरिए। तो मैं रेकमेंड यही करूंगी कि फैमिली थेरेपिस्ट के पास जरूर जाएं, और ट्रांस अफर्मिंग कोयर अफर्मिंग थेरेपिस्ट के पास जाएं, जो इन मामलात को समझते हो, जिनका इनमें एक्सपीरियंस हो, जिनके पास इनकी थेरी हो, जिस चीज को समझ चुके हो। ना कि ये कंस्पिरेसी थेरीज फॉलो करने वाले जो पागल बैठे हुए हैं आजकल, वथेरे हमारे पास लोग। इस तरह किसी फर्द के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। और नंबर टू, ट्रांस अफराद की अपनी हीलिंग बहुत जरूरी है, ख्वाजा सरा अफराद की अपनी हीलिंग बहुत जरूरी है। आप जब इतना हील कर चुके हो, आपके जख्म जब इतने भर चुके हो और आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको लगता है कि आप अपने घर वालों का, जिनसे आपको इमीडिएटली कभी तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा हो, वो जबानी हो, वो जज्बाती हो, रूहानी हो या जिस्मानी हो, कि आप खुद उनके साथ बैठ सकें और उनसे बातचीत कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, ये आपको जरूर लेना चाहिए। मगर इस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपकी अपनी हीलिंग होना जरूरी है। सो गेट टू दैट स्टेज फर्स्ट, एंड देन सिट डाउन विद योर फैमिली एंड बी दैट पर्सन जो मेरा कि मौजू आप। जी, मौजू से मुतालिक बस दो आखिरी सवाल। ये जो आपने आखिरी बात की, मैं चाहता हूँ कि इस पर हम इस कॉन्टेक्स्ट से हटकर जनरली मेंटल हेल्थ के लिए बात करें। आपने बहुत सारी इस पे बात की होगी, लेकिन एक लफ्ज है कि जो शायद पाकिस्तानी माशरे में हम या उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं, वो है क्लोजर। जैसे आपने कहा ना कि उसे अलविदा कहना है। अगर इस क्लोजर की जनरली भी अहमियत हमें बताएं। जैसे आपने वो लड़की की बात की थी कि मंगेतर चली गई, वो क्लोजर वहां से लेकर अब एक पर्सनैलिटी वो नहीं रही, या किसी भी तरह का क्लोजर, ये एक बहुत बेसिक सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है या हो सकती है। यही तो इंपॉर्टेंट है। क्लोजर ना मिलने की वजह से तो आपके मुल्क के अंदर, मैं छोटे से छोटे मसले से शुरू करूं, बड़े से बड़े मसले के ऊपर आऊं, इतनी लंबी जो भी सैकड़ों अफराद की बलोच यकजहती मार्च हुई है, वो क्या थी? लेट्स मूव अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल ना। वो तो सारी बातें अपनी जगह पे मौजूद है, मैं डिस्काउंट नहीं कर रही किसी भी किस्म की हकीकत को। मैं सिंपली कह रही हूँ लेट्स मूव ऑन टू द अफेक्टिव। ना हम अफेक्ट की बात कर रहे हैं।
हम साइक के जुमरे से, हमने वो ऐनक पहनी हुई है, वो चश्मा पहना हुआ है, वो क्लोजर मांग रही है माए, वो बहनें, वो बेटियां। क्लोजर दो, हड्डी दे दो, कमीज दे दो खून वाली, तस्वीर बता दो, बता दो, मार दिया, बताओ। मैं क्या हूं? मैं बेवा हूं? मैं इंतजार करूं, मैं इंतजार ना करूं, वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो बॉडी बैग में आएगा, वो कटा हुआ आएगा, कि वो जिंदा और पागल आएगा, कि वो बिल्कुल जिंदा और ठीक? बता, अरे हो क्या रहा है? क्लोजर ना मिलने का मतलब ये होता है कि आप बस एक अंधेर कमरे में बैठे हुए हो, दीवारें सारी तारीक है, ब्लैक पेंट हुआ हुआ है, लाइट कोई भी नहीं है, और आपको कुछ भी नहीं पता ये क्या है, ये कब दीवारें खुलेंगी, मैं कौन हूं, ये हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है? बात करो। हमारे यहाँ नहीं की जाती। हमारे यहाँ ये काम समझा जाता है कि बस जो चल रहा है उसको उसी तरीके से चलाते रहो। और ये मेरे साथ भी होता है, ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के लोग फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने उनसे मिलना होता है तो मेरे दिमाग में सवाल होता है कि अब मैं क्या पहन के इनसे मिलूं। ये अब जरा पहली दफा बता रही हूँ कैमरे के ऊपर। और क्योंकि मैं, मेरा ताल्लुक एक लोकल कल्चर से है, तो यहाँ पे कम से कम चलो ये है कि वेस्टर्न वेयर को ना जेंट्स वेयर समझा जाता है। तो मैंने बेशक लेडी सेक्शन की जीन्स पहनी हुई हो, टी शर्ट पहनी हुई हो, तो उसको नहीं, कुड़ियां मुंडियां वाले कपड़े, जीन्स टी शर्ट पाइया, वो क्या क्या चला लेते, मैं वो चला लेती हूँ, बाल पीछे कस के बांध के। लेकिन अक्सर काती वाली बात जब लोगों की होती है ना कि वो मोइज वापस आए हैं या मोइज से मिलने जाना है, और मैं बैठती हूँ, मैं मिलती हूँ, आई अलाउ देम टू कॉल मी मोइज, मैं मसला नहीं करती, कोई भी वो ही मेरे लिए यूज करें, बिल्कुल माइंड नहीं करती। मगर मेरे दिल में वाला सवाल आ रहा होता है कि तुम तो मुझसे मुलाकात ही नहीं कर रहे। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि तुम एक कब्र के ऊपर आए हो, और कब्र बड़ी मॉडर्न हो गई है, डिजिटल कब्रिस्तान हमारे पास आ गए हैं, जहाँ पे कब्र पे आप जब दुआ करने के लिए जाते हैं, तो जहाँ पे वो सलीब होती है, इस पे आपका नाम शाम लिखा हुआ होता है, आप वो डिजिटल स्क्रीन है, वहां पे आपकी माजी की जिंदगी की वीडियो तस्वीर भी चलेंगी। मुझे ये लगता है कि आप इस मसनूई तखयलाती डिजिटल कब्रिस्तान के अंदर आए हैं मेरा माजी याद करने के लिए। और आप ये चाह रहे हैं कि मेरा ये वजूद, मेरा ये पूरा जिसम, मेरी ये शख्सियत वो एक डिजिटल स्क्रीन बन जाए, जिसपे मैं आपको अपनी माजी की सुर्खियां, माजी की हाइलाइट्स, माजी की जेंडर परफॉर्मेंस और सुनाएं, जी सर कैसे हैं, अंकल आप कैसे हैं, ठीक है, खैरियत से हैं, और आपका काम शाम किस तरीके से चल रहा है, तो मैं आपको ये वाली परफॉर्मेंस करके दिखाऊं, जो कि नहीं हो सकती, जो कि नहीं हो सकती। आपको भी क्लोजर मिलना जरूरी है। मोएज अब नहीं रहा, नहीं रहा। मुझे भी क्लोजर मिलना जरूरी है, कि मुझे अब आपके आगे और मोइज होने की एक्टिंग नहीं करनी। मगर क्या आपको वो क्लोजर मिला है? क्या मुझे वो क्लोजर मिला है? नहीं। तो क्लोजर मिलना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम लोग मूव ऑन कर सकें। वरना एक रशियन डॉल फिनोमेना होता है ना, गुड़िया है, गुड़िया को खोलो, अंदर एक गुड़िया है, उस गुड़िया को खोलो, उसके अंदर एक और गुड़िया है, वो गुड़िया 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 निकलती जाती है। मैथमेटिक्स की जबान में उसको फ्रैक्टल कहा जाता है। एक फ्रैक्टल है जो कि रिपीट करता रहता है अपने आप को। इस पे विजुअल साइंसेस भी, यानी कि ये फिनोमेना तो मौजूद है। साइकोलॉजी की जबान में उसको लूप कहा जाता है, कि आप एक ट्रॉमा लूप में फंस गए हैं। आपका लूप है जो कि रिपीट हुई जा रहा है, हुई जा रहा है, हुई जा रहा है, किसी ने हिम्मत करके इस लूप को ब्रेक करना है। और वो लूप को ब्रेक करने का तरीका कार ये क्लोजर देना। वरना फोन नंबर ब्लॉक करके, सिम तब्दील करके भाग जाने वाली हरकत तो पाकिस्तान की हर लड़की को आती है सर जी, जो कि 4 4 साल के चक्कर चलाने के बाद फुफी के बेटे से शादी करके बैठ जाती हैं। तो जिस दिन रिश्ता तय होता है ना, उस दिन सिम भी चेंज आती है, उस दिन फोन नंबर भी ब्लॉक हो जाता है, और लड़का बेचारा मुंतजिर फरदा ही बैठा रहता है कि वो हुआ क्या, अब बच्ची गई कहाँ मेरी? 4 महीने बाद खबर आ गई तो ब्याह हो गया। उसने आके क्लोजर नहीं दिया। क्लोजर देना जुर्रत दरकार करता है। क्लोजर देना एक आसान काम नहीं है, क्लोजर देना एक दुश्वार काम है, एक मुश्किल काम है, और इसीलिए जरूरी काम है, इसीलिए जरूरी काम है। और ये क्लोजर बहुत जरूरी है, वरना आप फंसे रहेंगे, आप लूप में फंसे रहेंगे, आप फ्रैक्टल में फंसे रहेंगे। वही तारीख दीवार है, वही तारीख कमरा है, उसमें अपने हिस्से की शम्मा तो आपने जलानी है ना, कि सर जी ये हो रहा है। बेशक दीवारों के ऊपर मंजर बहुत बहुत मनफी हो, देखने वाला डर जाए, मगर दिया जलाएं, बता दें क्या हो रहा है जी, ये हो रहा है, दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन। मेहरब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सवाल है जो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में और आपके डिस्कोर्स को या आपकी बातों को फॉलो करके उसमें जो ट्रांजिशन है या जो जिस तरह वो बढ़ी है, मैं चाहता हूं कि इस पे आप कलाम करें, और आपका यह हक है कि आप इस पे कलाम कर सकें। कि आपको नहीं लगता कि यू हैव बीन मिसअंडरस्टूड जनरली इन द पब्लिक हेमिस्फेयर? और इसी के साथ अगर आप इसका भी जवाब दे सकें कि उसमें कहीं आपका भी किरदार है, कि जिस तरह आपने खुद को शुरू में प्रेजेंट किया, जिस तरह हम उसकी डिटेल्स में जाए बगैर जिस तरह की बातें आपसे मंसूब की गई, या शुरू में जब आप मुइज की हैसियत से सोशल मीडिया पर आई, तो जिस तरह आपको शायद दूसरी तरफ से प्रोजेक्ट भी किया गया, तो इस पूरे को आप किस तरह देखती हैं? सबसे पहले तो रियलिटी इज रिफ्लेक्टिव, आई नीड टू रिफ्लेक्ट एंड आई नीड टू होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल। मैंने डिलिबरेटली अपने आप को एम्बिगुइटी के अंदर डाला।
डिलिबरेटली। क्योंकि मैं आई वॉजंट रेडी टू टेल माई ट्रूथ ऑन कैमरा, और मुझे नहीं पता था कि मेरा मुस्तकबिल आगे किस तरीके से जाएगा, मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, मैंने मुल्क छोड़ के जाना है कि नहीं जाना। और 2020 से पहले तक, तो पेंडेमिक से पहले तक, तो मैं यही सोच रही थी कि बस मैं 2 साल के लिए पाकिस्तान में और मौजूद हूँ, इसके बाद मैंने निकल जाना है पीएचडी वगैरह करने के लिए, और बाहर ही सेट होना है, बिकॉज पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये मुझे बाहर रह के, हालांकि पाकिस्तान याद भी बहुत आता था जिसमें शुमाइला भट्टी ने जन्म लिया, और पाकिस्तान वापस आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं हरगिज भी बाहर नहीं जा सकती। तो मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हूँ। लेकिन इस पूरी असना के अंदर मैं एक्सीडेंटली मशहूर हो चुकी हुई थी एज शुमाइला भट्टी। और शुमाइला भट्टी के बारे में ये कह दिया गया था कि जी ये वाह एक लड़का है जो कि लड़की होने की बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। और मैं ये उम्मीद कर रही थी कि पाकिस्तानी अवाम खुद ही समझ जाएगी, लेकिन जब भी पाकिस्तानी अवाम इस लेवल पे पहुंचती समझने के लिए क्या है कि ये लड़के या ये ट्रांस है, जो उसको इतनी मजे मजे की बातें पता है लड़कियों के अंदर, क्योंकि लड़के को तो नहीं पता हो सकती। तो आई यूज टू जस्ट हाइड बिहाइंड लाइक मैं जेंडर क्वेयर हूं, मैं क्वांटम जेंडर हूं, मैं ये जेंडर वो जेंडर, जेंडर इज जस्ट अ जेंडर, क्या आप मेरा मजाक देखें। यानी कि मैंने ये किया। अब आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड माई आई एम होल्डिंग माई सेल्फ अकाउंटेबल, आई एम नॉट होल्डिंग माई सेल्फ इन शेम एंड गिल्ट, बिकॉज भाई मैं भी एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन से आ रही हूँ। मुझे पता है पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। क्या हुआ जब मैंने बता दिया कि हाँ यार वाकई में लड़का नहीं हूं, खुश रहा हूं, तो क्या हुआ? तो मुझे सर पे बिठा के मेरे ऊपर गुलाब की पत्तियां बरसाई गई? क्या मुझे को बहुत फुली तरीके से अंडरस्टैंड किया गया? हरगिज भी नहीं, हरगिज भी नहीं। हर तरह के तबसरे मेरे ऊपर हुए, हर तरह के तबसरे, कुछ रह नहीं गया, कुछ रह नहीं गया। आपके पास दुपट्टे के बगैर वाली औरतें हों कि हिजाब वाली औरतें हों, मौलवी मर्द हों कि आपके पास सूडो, ये जो हमारे पास हैं एक्सेंट्रिस्ट हैं, इन सब ने बैठ के मेरे ऊपर तबसरे कर लिए हुए हैं। हर किसी ने मेरे जेंडर की अपनी तारीफ निकाली हुई है, हर किसी ने दावा किया हुआ है कि उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है। नेवर डिड आई से आई वाज अ बायोलॉजिकल मैन, एवर। इनमें से किसी ने मेरी बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स नहीं देखी हुई। इनफैक्ट दैट इज माई बिगेस्ट पावर इन वन ऑफ द वेज एज वेल। कल को अगर बात इतनी पड़ती है और मेरा सारे के सारे मामला कोर्ट तक जाने पड़ते हैं, फिर वहां से दिखा के आती हूँ, तो भाई फिर तो मैं सबके ऊपर लाइबल और डेफेमेशन और क्या क्या क्लॉज नहीं डाल सकती कि इन लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या झूठ नहीं बोला। एवरी पर्सन इन पाकिस्तान हु हैज कॉल्ड मी अ बायोलॉजिकल मेल विल हैव टू पे मी मनी, एवरी पर्सन। मेरे लिए क्या मुश्किल है, मैंने एक जाकर रिपोर्ट दिखानी है अपनी, जो कि वाजे हो जाएगा। अच्छा, नंबर टू इसके अंदर मेरा ये रोल ये था कि उस वक्त जो मेरी एक एज एन आर्टिस्ट एज ए क्रिएटर फिलोसफी थी, दैट वाज रॉन्च फेमिनिज्म, जो कि ये कहता है कि आपने रॉन्ची होना है, क्योंकि औरत को अगर सेक्सुअलाइज किया गया और जन-जात को अगर सेक्सुअलाइज किया गया तो फिर आपने सेक्सुअलाइजेशन के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है, और आपने सबवर्जिव तरीके से आपने इस जिनसियत के अमल को, किसी के जिनसियत को बाहर के जो पेश करने का अमल है, आपने इसको सबवर्ट करना है और कहना है कि तुम मुझे नंगा करके क्या दिखाओगे, मैं खुद को नंगा करके दिखाती हूँ, ये लो अब बताओ। दिस वर्क्स, ये बहुत अच्छा काम करता है, मगर नीश स्पेसेस में, छोटी छोटी स्पेसेस में, जो कि सबवर्जन समझ सकती हैं। और इससे मैंने स्मार्ट काम भी ये किया कि मैंने पुदीना चटनी को भी वीडियो के ऊपर डॉक्यूमेंट नहीं होने दिया। मेरे कोई ओवर 100 शोज हैं जो मैंने किए हुए हैं, ऑल सोल्ड आउट, नन ऑफ देम हैज बीन डॉक्यूमेंटेड। एक डॉक्यूमेंट हुआ सिर्फ, जो मैं आना चाहती हूँ पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, जो शहजाद गयास के साथ मैंने किया पुदीना चटनी का। पेंडेमिक के दिन थे, कोविड चल रहा था, सारे घरों में बैठे हुए बोर हो रहे थे, एंड हिम एज अ कमेडियन एंड आई एज अ कमेडियन, हम दो पहले शोज होस्ट कर चुके हुए थे। तो हमने बोला कि यार लोग तंग हो रहे हैं, लोगों की तफरीह के लिए आओ पुदीना चटनी का एक शो करते हैं ऑनलाइन। तो मैं ऐसा करना कि मेरा पॉडकास्ट पे इंटरव्यू लेना जरा सीरियस बात भी हो जाएगी, मुझे पुदीना चटनी का शोगल मेला गपशप भी लग जाएगी, और वो सारे का सारा माजरा चल जाएगा। एंड आई डिड दैट। और बाद में जब मल्टी मेनी ईयर्स लेटर व्हेन आई केम आउट एज ट्रांस एंड एज ख्वाजा सरा, और मेरे खिलाफ बाकायदा ये पूरी पॉलिटिकल कैंपेन चली, बिकॉज पॉलिटिकल कैंपेन तो चलनी थी ना, उन्होंने भी तो सियासत करनी है राइट विंग वालों ने। वो कौन से मासूम लोग हैं, वो कौन सा इस्लाम चाहते हैं, वो कौन सा इस्लाम का निफाज चाहते हैं? वो भी तो इस्लाम को और शरीयत को और इखलाकियात को सिर्फ एक रेटरिक को टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकत के अंदर आने के लिए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वी ऑल नो दैट कि वो जो उनका जो उनकी जो इंटेंशंस है वो रेटोरिकल है, उनकी इंटेंशंस पावर सीकिंग है, और रेटरिक जो है वो उनका टूल है, वो कोई एक्चुअल उनकी फिलोसफी है नहीं। तो उन्होंने डिलिबरेटली मेरी इतनी लंबी लंबी पॉडकास्ट की वो कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके कुछ क्लिप्स लेके चलाई, जहां पे मैं कहती हूँ कि जी मैं पॉन सप्लायर रह चुकी हूँ, दैट इज क्लियरली अ जोक, तो मैं जोक कर रही हूँ। उसके आगे चल के मैंने पूरी बात की है, मैंने पूरा ब्रेक डाउन किया आगे चल के, वो हमारी पॉन की गुफ्तगू स्टार्ट कहाँ से हुई थी कि मारिया शेरापोवा क्योंकि गोरी है तो वो खूबसूरत है, डिस्पाइट द फैक्ट उसकी हाइट 6 फुट 4 इंच है। लेकिन सरीना विलियम्स क्योंकि स्याफाम है, तो उसको आप बंदर भी कहते हो, चिंपैंजी भी कहते हो, और मर्दों वर्गी भी कहते हो कि तो लड़कों की तरह की है।
और मैंने पॉइंट पर एक्सप्लेन किया कैसे एथलेटिक्स के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर जेंडर टेस्टिंग एक रूल रह चुका है, जिसको हमेशा ब्लैक और ब्राउन वुमेन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अभी आप बात कर रहे हो ट्रांसजेंडर की, कि जी ट्रांसजेंडर की जेंडर टेस्टिंग हो तो वो मेल निकलेगा कि फीमेल निकलेगा, उसको फीमेल स्पोर्ट्स में डालें कि मेल स्पोर्ट्स में डालें। इस सवाल के जवाब में था, हम ये जिक्र कर रहे थे, मैं और मूरू, वो पूरी चीज उन लोगों ने एलिमिनेट कर दी, जानबूझ के की ना। पॉडकास्ट तो सुनी थी उन्होंने। उसी पॉडकास्ट में मूरू मुझसे पूछता है कि मेरा बाप एलजीबीटी क्यू के इतनी क्रिटिकल क्यों है। मैंने बताया कि मैं एलजीबीटी क्यू फ्रेमवर्क की पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म क्यों करती हूँ, कि मुझे ये वेस्टर्न इंपीरियल फ्रेमवर्क लगता है। वो एलिमिनेट कर दिया हुआ है। और क्या नैरेटिव है मेरे बारे में, कि मैरम मोइजवान इज द हेड ऑफ एलजीटीवी। अच्छा, एलजीटीवी की टर्म भी मैंने कॉइन की थी। ये मैं और उस वक्त मेरी को होस्ट हुआ करती थी, हम लोग अपना एक इंस्टाग्राम पे शो किया करती थी, जहां पे हम लोग क्रिटिकल ऑफ द नियो लिबरल एलजीबीटी क्यू आई ए प्लस डिस्कोर्स किया करती थी। क्वेर, ये क्वेर क्रिटिसिज्म था ऑफ अ क्वेर फिनोमेना। उधर हम लोग एलजीटीवी बोला करते थे मजाक में। उन्होंने मेरी ही टर्म उठा के मेरे खिलाफ इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। तो ये सारा क्या है? इतना मेथोडिकल तरीके से, इतना प्रिसाइज तरीके से ग्रुप्स बनाए हुए हैं उन्होंने, अपने ग्रुप्स बने हुए हैं इनके, जो कि सिर्फ देर आर अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया राइट नाउ जिनका काम ही सिर्फ एंटी मेहरब कंटेंट है। शायद आपने देखे होंगे, उनमें आप जाएंगे आपको मेहरब की क्रिटिसिज्म के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। सो ये मैं एक्सपेक्ट और एंटिसिपेट मैंने कभी किया ही नहीं था कि आई विल बी टर्न्ड इनटू अ पोस्टर चाइल्ड बाय द फार राइट। तो वरना फिर मैं अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ उस तरीके से। मेरा तो ये ख्याल था कि मैं एक कॉमेडियन हूं जो कि एम्बिग्यूटी के अंदर बड़े आराम से प्ले कर सकती है, और अपनी एक नीश ऑडियंस के लिए, अपनी जिसको बिल्कुल समझो कि सबवर्जन को भी समझ रही है, अपनी एक नीश ऑडियंस के लिए मैं एक नीश किस्म का सबवर्सिव कंटेंट दे सकती हूँ। एंड दैट इज गुड। आई नेवर इवन न्यू दैट आई विल गो मेन स्ट्रीम, नेवर, एंड नेवर डिड आई प्लान टू, नेवर डिड आई इंटेंड टू। सो आई एम डेफिनेटली मिसअंडरस्टूड, मगर मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हैज बिन मेड डिलिबरेट बाई दीज पीपल, जिन्होंने जानबूझ के मेरा कंटेंट इस तरीके से आगे किया। और अगर ये खुद को मुसलमान कहते हैं ना, अल्लाह पूछेगा, इस चीज का जवाब इन्होंने देना है। और अगर ये खुद को मुसलमान नहीं कहते, खुद को सेक्युलरिस्ट कहते हैं, बिकॉज इनमें से कुछ ऐसे भी हो, बाय द वे तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ये तीन चार कुछ इस्लामी ग्रुप्स चल रहे हैं, पेजेस चल रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जिनके लड़कों से मेरी बात हुई हुई है पहले, एंड दे आर एथियस्ट्स, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एथियस्ट फ्रेंड्स, नथिंग अगेंस्ट एथियज्म, दे आर एथियस्ट्स। और वो मुझे सबक सिखा रहे हैं, बिकॉज ये वो वाले हैं, वो जो रिचर्ड डॉकिंस टाइप एथियस्ट्स, बायोलॉजिकल एसेंशियलिस्ट नहीं है, who are atheists but they believe that man is superior, woman is inferior and transgender is a fake ideology। उन्होंने मुझे वाली बात तभी बोल दी थी कि हम तुम्हें अब इस्लाम के जरिए सबक सिखाएंगे, क्योंकि हमारे नजदीक तो इस्लाम इज जस्ट अ टूल, हम इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हो। तुम दो सबक सीखोगी, तुम ये सबक भी सीखोगी कि हाउ दिस इज सो स्टूपिड, और तुम ये सबक भी सीखोगी कि हाउ वी कैन एफ यू ओवर व्हेन इट कम्स टू जेंडर राइट्स, कि मैन इज बायोलॉजिकली सुप्रीम। ये चीज बायोलॉजी प्रूव कर चुकी है। और मैं यूं बैठी हुई हूं कि ब्रो कर क्या रहे हो तुम लोग? ये किस किस्म की तुम लोगों की नेगेटिव पॉलिटिक्स है? एंड आई एम नेवर गोइंग टू आउट देम, बिकॉज मुझे पता है मेरा उनको आउट करने का मतलब ही उनमें मुल्हिद का लेबल लगेगा, टाइटल लगेगा। कल को वो लिंच मॉब हो रहे होंगे, कल को वो सड़क के ऊपर कूटे जा रहे होंगे, मारे जा रहे होंगे। हालांकि दिस इज द एग्जैक्ट सेम आउटकम दैट दे वांट फॉर मी, बट आई एम स्टिल नॉट गोइंग टू विश इट अपॉन देम, बिकॉज इफ आई विश इट अपॉन देम, भाई मैंने भी हिसाब देना है, कर्मों का कर्म कारमा मेरे ऊपर भी आएगा। तो आई एम जस्ट लाइक, दिस इज वेरी अनोइंग व्हाट ऑल ऑफ दीज पीपल आर डूइंग। और इस पे मेरा अपना कसूर है, अगर आप गौर करें कि आई एम नॉट अ फॉर्मल कंटेंट क्रिएटर, मेरा कोई स्टूडियो नहीं है, मेरे पास कोई ढंग के कैमरे नहीं है कि मैं बैठ के, मैं कोई शोहरत की भूखी नहीं हूं कि मैं हर वक्त बैठ के अपनी वीडियोस बनाती रहूं। मैं एक सोशल मीडिया पर्सन थी जो कि अपने सोशल मीडिया पे एक्सीडेंटली फेमस हो गई, फिर सब मेरे पीछे लग गए। मैंने एक छोटा सा कॉमेडी का करियर बनाया जिसको मैंने नीश रखा, जिसको मैंने कभी मेन स्ट्रीम नहीं होने दिया। फिर मेरे ऊपर एक हमला हुआ जिसकी वजह से मैं एक पॉलिटिकल फिगर में कन्वर्ट हो गई, और भाई तब से, उसके बाद से मैं बस रिएक्ट ही कर रही हूँ। मैं प्रोएक्टिवली मैनेज नहीं कर सकी कुछ भी, क्योंकि मेरी जिंदगी के अंदर हजार मसले और भी चल रहे हैं साथ में। सो इसीलिए अब मैं कोशिश हाँ हूँ, और कि मैं कराची से हट के मेरा एबटाबाद आना, अम्मी अबू के साथ टाइम गुजारना, जरा जरा ठहराव की तरफ आना, कि मैं जरा खुद को रिकलेक्ट कर सकूं। इतनी चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं वेयर आई हैव जस्ट बीन रिएक्टिंग टू देम। एंड आई होप दैट एवरीबॉडी हु हैज डन मी रॉन्ग, एंड एवरीबॉडी हु हैज स्प्रेड लाइज अबाउट मी एंड मिस इंटरप्रेटेड मी, और डिलिबरेटली उन लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड करवाया है अपने पस्त और अपने मनफी सियासी अजाइम की खातिर, आप लोगों को अल्लाह पूछेगा। उसके कहर से डरे, मैं मेरे सिर्फ ये कहना चाहूँ।
इससे पहले कि हम इंटरव्यू खत्म करें, और हमने कुछ और भी बातें की, लेकिन मैं नाजरीन की यादें के लिए भी चाहता हूँ कि हमने यहीं से बात शुरू की थी कि हम इस पूरे मामले में जब कोई ट्रांसजेंडर होता है तो जो उससे रिलेटेड लोग होते हैं उन पर किस तरह की मुश्किलें आती हैं, मेंटल फिजिकल, हम उस पर बात कर सके। मौजूद सिर्फ ये था। अगर उसको उसके एंडिंग रिमार्क से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं अपने चैनल पे एक इंटरव्यू सीरीज किया करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ द लाइफ स्टोरी। उसमें हर वो शख्स आता है जो मुझे लगता है कि कोई भी एजुकेशन काम कर रहा है, और उसमें उसकी तमाम आइडियोलॉजीज से हटकर सिर्फ उस शख्स को शख्स की हैसियत से देखा जाता है। उसका पहला सवाल ये होता है कि आप खुद को किस तरह डिफाइन करते हैं, और उसका आखिरी सवाल ये होता है कि आप जिंदगी से खुश हैं। मैं चाहता हूं कि कभी अगर आपको मौका हो, आपके पास वक्त हो, मैं एक वो इंटरव्यू भी आपके साथ कर सकूं। ये मैंने मेंशन इसलिए किया कि इस पूरी कन्वर्सेशन के बाद मुझे लगता है कि ये हस्ब हाल है कि उसका आखिरी सवाल मैं आपसे अभी करूं। वो ये है कि आर यू एट पीस विद इन योर सेल्फ? आई गेस सो। आई एम ऑल्सो एट वॉर विद इन माई सेल्फ, बट आई एम ऑल्सो एट पीस विद इन माई सेल्फ। और मेरे अंदर की जो खुद की वॉर है वो सेल्फ इम्पोज नहीं है। मसला सिर्फ ये है, मेरे अंदर की जात की जो अपनी जंग थी, जो जात की जात के साथ जंग थी, वहां पे अब शांति है। उस बस्ती में अब अमन है। उधर फूल हैं, उधर डैफोडिल्स हैं, उधर खूबसूरत नहरें हैं, उधर हिरनें दौड़ती हैं, भागती हैं। वहां पहाड़ जो है वो आसमान को चूमते हैं। वहां पे अब अमन है। मगर जो तजादात, जो जंग, जो पीस का ऑपोजिट है, जो मेरी शख्सियत तशख्खुस के अंदर आई हुई है, वो सिर्फ इस चीज का है कि मुझे प्रेजेंट क्या करना है। शुड आई प्रेजेंट व्हाट इज हैपनिंग इन द नाउ, या शुड आई सिट डाउन प्रिडिक्ट फ्यूचर के अंदर मेरी मेरी बात को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और मैं उसके मुताबिक अपनी बात को मॉड्यूलेट करके अडेप्ट करके वैसे पेश करूं। फिर भी तो प्रिडिक्शन ही होगी ना। तो तजाद बेसिकली वो है। लड़ाई सिर्फ वहां पे है कि सच बोलूं कि झूठ बोलूं। क्योंकि अगर झूठ भी बोलती हूँ प्रिडिक्ट करके कि जी फ्यूचर में मेरी बात को ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो झूठ भी तो फिर प्रिडिक्शन ही है ना। अगर मेरी प्रिडिक्शन ही फेल हो गई, मैं बात करती हूँ इस एक्सपेक्टेशन से कि कल को फ्यूचर के अंदर इस बात को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, और वो बात उस तरीके से इस्तेमाल ही ना हो, वो बात और भी नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल हो जाए, तो फिर तो मेरे मुंह पे दो चांटे हैं। जैसे सच ही बोल लेती जो ज्यादा आसान था, बैठे कंफर्टेबली बात कर लेती। अगर किसी ने उसको गलत इंटरप्रेट करना ही करना बस वो करते तो फिर वो करते। तो इशू इस बात के ऊपर आता है। बाकी विद माई सेल्फ आई एम वेरी मच एट पीस। आई एम वेरी मच एट पीस। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी दैट आई ट्रांजिशन। और अगर मुझसे अक्सर का पूछा जाता था ये वाली बात मेरी जॉब इंटरव्यूज वगैरह में कि आपको किस चीज पर रिग्रेट है, नदामत है, कि आपको अगर अपने माजी में भेजा जाए तो अपने छोटे सेल्फ को आप क्या मशवरा देंगी, और मेरा हमेशा होता था कि मैं उसको बोलूंगी बिल्कुल ठीक जा रही हो, जैसे जा रही हो बिल्कुल ऐसे ही जाओ, आगे कंटिन्यू ऐसी करोगी। अब मेरा वो जवाब चेंज हो गया। अब मैं ये कहती हूँ अगर मुझे अपनी माजी की सेल्फ पे जाना हो ना, तो मैं जाके उसको ये बोलूंगी, और उसके माँ बाप को, अपने अम्मी अब्बू को जाके ये बोल के आऊंगी, मेक हर ट्रांजिशन एट द एज ऑफ 18। करवाएं, जैसी लीगल होती है करवाएं, ताकि कल कोई वाले मसाइल ना सामने करने पड़े। लेट मेहरब कम आउट, बिकॉज चीती बंदी है, मजे किया। इस बस बात को खत्म करते हुए, जहां से ये बात उठी थी कि हम उस प्लाइट को दूसरे लोगों की नजर से देख सकें, कि जहां हम वो अस वर्सेस देम की कन्वर्सेशन में जो आपने समझाया भी भूल जाते हैं, उस मौजू के मुतालिक स्पेसिफिकली अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं पूछ सका उसको समझने के लिए, या अगर आप उस मौजू पे कुछ एंड रिमार्क्स करना चाहें तो प्लीज दीजिए, फिर हम इसे क्लोज करते मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान के अंदर हर इंसान समझ सकता है कि ख्वाजा सरा किस मसले में से गुजरे हैं, बिकॉज आप सबको खुसरा करके गाली दी गई है कभी ना कभी, या आपने किसी को दी है। अगर आपको दी गई है तो याद करें कब दी गई थी, क्यों दी गई थी, और अगर आपने कभी किसी को दी गई है तो याद करें कि आपने क्यों दी थी। औरत को बदसूरत ना कहना हो, खुसरा कह दो। मर्द को कमजोर ना कहना हो, खुसरा कह दो। ये आपने कब कहा है? आप जरा इस माजरे को समझें। जब आप इस माजरे को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे जिन्स को इस्तेमाल किया जाता है आपकी तजलील के लिए, किसी दूसरी की तजलील के लिए। आप हमारे पूरे के पूरे वजूद को समझ जाएंगे, क्योंकि आप ही इस सिस्टम के अंदर ऑपरेसर भी रह चुके हैं, विक्टिम भी रह चुके हैं। दैट इज अबाउट इट। मैं सिर्फ यही बोलूंगी, पहचाने उस वक्त को, उस रिफ्लेक्ट अपॉन करें कि कब आपने ये गाली देती हुई सुनी, कब आपने खुद दी या कब आपको दी गई, कब आपको मर्दानगी के पैमाने के ऊपर कम समझा गया या जनानगी के पैमाने के ऊपर कम समझा गया, और आपने कैसा महसूस किया। जब आप उस एहसास को पहुंच जाएंगे, उस एहसास की यादाश्त को आप दोबारा उजागर कर बैठेंगे, आप हमारा मसला, हमारा दर्द भी समझ जाएंगे। हैं। अब मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अब्बास।